तो आज हम देखते हैं रजिस्टर, नहीं एक पीयूष, मिनट। बस वही जो मुझे पूछना था आपसे उस दिन जो ये डिलीट हो गया था, फिर मतलब रिकवर कैसे किया। तो मतलब मेरे ख्याल से शायद आपने ये किया होगा कि जो डिस्क में होगा मतलब डेटा उसके थ्रू, बट उसका यूजर नेम और वो पासवर्ड, तो वो मुझे थोड़ा सा एक बार ये कंफ्यूज है, वो आप एक बार देख लेना, बता देना मुझे। ठीक है। तो सभी को बता देते हैं। तो हुआ क्या था, आप बताओगे प्रियंका? तो मैं बता देता हूँ फिर उसके बाद। हाँ, क्या हुआ था कि एक मेन डोमेन जो है जिसको हमने अपना रूट डोमेन बनाया था, तो वो बाय मिस्टेकली डिलीट हो गया था। डिलीट इन द सेंस कि उसमें मैंने डिस्क ये किया, क्रिएट किया। अब डिस्क वो बैलेंस आता है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि वो डिलीट कर दें डिस्क। तो डिस्क को डिलीट करने गए थे, तो वो पूरा वर्चुअल मशीन ही डिलीट हो गया। तो अभी वो कैसे रिकवरी पीयूष ने किया, तो वो वही चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो ये है हमारा, मेरी आई थिंक स्क्रीन दिख रही होगी आपको, करेक्ट? यस। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट अभी तक हमारे जितने ऑनलाइन सेशन हुए हैं, हमने अजूर यूज़र को यूज़ किया है एज अ रूट, करेक्ट? तो ये हमारा रूट सर्वर है। और इस रूट सर्वर पे हमने मल्टीपल कमांड्स और ये सब कुछ परफॉर्म किया अभी तक। ये वीएम प्रियंका से बाई मिस्टेक डिलीट हो गया था। और इसकी जो ड्राइव थी ना, वो रह गई थी। तो ड्राइव को हमने क्या किया, मैं रिसोर्स ग्रुप, आपको पता ही होगा कि एजोर में कुछ भी हम बनाते हैं तो वो रिसोर्स ग्रुप में चला जाता है, करेक्ट? यस। तो ये रिसोर्स ग्रुप था उसका। और ये ड्राइव थी, ड्राइव रह गई थी। और सब, और ड्राइव रह गई थी मतलब वीएम डिलीट हो गया था बट रिसोर्सेस रह गए थे। तो यहाँ पर हम्म। अगर आप इस ड्राइव पे क्लिक करोगे, ठीक है, मैंने कैसे रिकवर किया तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्रिएट वीएम ऑप्शन आ रहा है। ये अभी ग्रेड आउट इसलिए है क्योंकि ये ड्राइव ऑलरेडी इन यूज है। ठीक है, आप इसकी इमेज बना सकते हो बट अभी इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्रिएट वीएम मैंने क्लिक किया, ठीक है। और जस्ट सपोज मान लो इस पे ही क्लिक करके देख लेते हैं एक वीएम वर्जन। तो इस टाइप का आपको पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज पे आप अगर देखोगे, यहाँ पर ये जो ड्राइव है वो आपको मैप हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप ये ओएस ड्राइव यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ पे लिख के आ रहा है ओएस ड्राइव, ये मैप हो गई है, करेक्ट? राइट। तो इसको मैंने फिर उसके बाद रिव्यू क्रिएट कर दिया। और इसका नेटवर्क जो था, यहाँ पे अभी नेटवर्क ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे नेटवर्क आएगा जनरली, यहाँ पे वो ऑप्शन आते हैं जो आप, एक मिनट में बता देता हूँ आपको। जब आप कोई नई वर्चुअल मशीन बनाने जाते हो, तो यहाँ पर जा मान लो मैं एक नई वर्चुअल मशीन बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं सेम ऑप्शंस आपको वहां पे भी आएंगे। बस जो आपकी इमेज है, यहाँ पे जैसे इमेज वाला ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि जो ड्राइव थी उसमें ऑलरेडी ओएस पड़ा हुआ था। तो ये इसलिए ग्रेड आउट आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर उस ड्राइव का नाम आएगा, ये वाली ड्राइव का नाम आएगा जो ये वाली ड्राइव है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको नेक्स्ट करना है। फिर नेक्स्ट जब करोगे उसके बाद आपको इसमें ये डिस्क आ रही है, डिस्क में वही ये वाली ड्राइव आ जाएगी। और आपको नेटवर्किंग में जाके, नेटवर्किंग में आपको अपना पुराना आईपी जो आपको याद होगा, मोस्टली अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पर जाओगे वर्चुअल नेटवर्क पे। वर्चुअल नेटवर्क जो आपका पुराना होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो वो मतलब कौन आपको सी कैसे आईपी? पता? ये
ये कौन सी आईपी लेंगे जब हम लोग सर्वर, जब जिसका जो पहले वाला आईपी था, जब हमने सर्वर क्रिएट किया तब वही देखो, सेम आईपी लगेगी? आपको सेम सबनेट लेना पड़ेगा। जैसे पुरान जो ओल्ड था आईपी, वो 10.0.0.4 था। हाँ। हम्म। ओके, हम्म। 10.0.0.4 का जो वीनेट था, वीनेट वर्चुअल नेटवर्क, क्योंकि आपके रिसोर्स डिलीट नहीं हुए थे, तो यहाँ पर आप राइट। रिसोर्स देख सकते हो कि यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क हमें दिख जाएगा, वर्चुअल नेटवर्क। तो पहले आपको ये सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क आ गए, 3 वर्चुअल नेटवर्क हैं। तो आपको आपको याद तो नहीं होगा ना कि कौन सा वर्चुअल नेटवर्क होगा 10 सीरीज का। तो आपको हम्म। सब जितने भी वर्चुअल नेटवर्क हैं सब पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, और एड्रेस स्पेस पे जाके चेक करना पड़ेगा। जैसे ये 172 का है, ये नहीं और है। आपको दूसरा देखना पड़ेगा वीनेट, ये वाला वीनेट देखना पड़ेगा। ये आपका 172 सीरीज का ये भी है। तो इसके बाद आपको तीसरा वाला देखना पड़ेगा, तीसरा वाला ही होगा हमारा। हम्म। समझ में आ रहा है आपको, आप लोगों को? मतलब अगर ये डिस्कस, या फिर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो इसके लिए। हेलो Yeah. निशांत और तरुण, आप लोगों में से एजोर पे बनाया है किसी ने अभी तक वीएम? मैंने मैं सांबित को हेल्प किया था। तो सांबित के पास मतलब उसका, ये तो मैंने डोमेन वगैरह उसका क्रिएट करवाया था। अब पता नहीं, बाद में मैंने चेक नहीं किया। तो सांबित को एक बार ही कर सकते हैं। देखो हाँ यहाँ हाँ पर ये वाला जो वीनेट है, अभी जैसे मैं एजोर की एजेट 900 का कोर्स प्रिपेयर कर ही रहा हूँ। तो अब हो सकता है 2-3 दिन बाद से मैं एक वीएम भी बताऊं कि कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब ये सारे ऑप्शंस बताऊंगा, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये क्या क्या होते हैं, कैसे, क्यों ज़रूरत है हमें, और क्या इनसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मतलब एक वीएम क्रिएट करना तो बहुत इजी है, बट एक राइट वीएम क्रिएट करना टफ है। मतलब आपको प्रोडक्शन में क्रिएट करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि वीएम आप क्रिएट कर दोगे, उसके साथ में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। करेक्ट। ऑन यस राइट। प्रमाइस में क्या होता है कि कुछ नहीं, अगर गलत हो गया तो फिर से फॉर्मेट करके बना देंगे। पर यहाँ पे क्या है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उसके साथ में बिलिंग भी हो गई, बिलिंग हो गई तो फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंट्रोल वे में काम करना पड़ता है एजोर में। तो ये वाला है हमारा वर्चुअल नेटवर्क जो 10 सीरीज का था। इसको सेलेक्ट कर, इसको वहाँ पे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आप, तो उसके बाद कुछ नहीं करना, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप क्या है, उस, जब ये वर्चुअल मशीन बन जाएगी तो आप उसके ऊपर लॉगिन करके आपको आईपी देखना है क्या आएगा। आईपी जो है 4 वाला आईपी लेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज था आईपी। तो यहाँ पर 5 आएगा, आईपी 5 या 6 जो भी आएगा, नेक्स्ट आईपी आएगा। आपको फिर इस आईपी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, या तो ओएस लेवल पे कर सकते हो या फिर बाहर से कर सकते हो। वीएम के बाहर से भी हम आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, बट अगर ये प्रोडक्शन में करते हो, मान लो ये प्रोडक्शन में होता है हमारे साथ में कि डिलीट हो जाता है, तो अब ये कितने टाइम तक के लिए डाउन पड़ा रहता है सर्वर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बता सकता है? अगर हम इसको, मान लो रूट, ये तो रूट था, हम रूट, डोमेन कंट्रोलर तो कभी डिलीट नहीं हो सकता है, ना ही डाउन हो सकता है। करेक्ट। फॉर अ मिनट या फॉर हाफ एन आवर तो हो सकता है। बट अगर आप सोचते हो कि हम उसे एक महीने भर डाउन रखते हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? महीने भर बाद आप रूट डीसी को अप लेके आते हो, तो क्या, मतलब क्या आपको इम्पैक्ट मिल सकते हैं? ये लिंगरिंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हाँ, लिंगरिंग ऑब्जेक्ट आ सकता है, रेप्लिकेशंस के इश्यूज आ सकते हैं। करेक्ट। यस यस तो इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं। इस टाइप के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ने कमांड दी है, डीसी डेक। ठीक है। यस, दिस इज दैट। तो डीसी डैक को कितने चेक्स परफॉर्म करता है डीसी डैक?
21. ओके। डीसी डैक अराउंड 30 चेक्स परफॉर्म करता है। और अगर आपको देखना है, जैसे मैंने ये एक्सेल बनाई है, इसमें जो मेजर मेजर चेक्स हैं उसके बारे में लिखा है, जो आपको ट्रबल शूटिंग में मेन डीसी डैक आपने रन कर दिया और उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि जो टेस्ट परफॉर्म हुआ एडवर्टाइजिंग का, उससे क्या आपको आउटपुट मिला है, और क्या आप उस आउटपुट या फेल्योर से आप क्या कर सकते हो यूज करके। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम डीसी डैक रन करते हैं, ठीक है, तो ये डीसी डैक मोर लिखा है मैंने। मोर से क्या होता है कि आपको उतनी ही कमांड दिखेगी जितना आप देखना चाहते हो, मतलब उस पेज पे जितना आ सकता है, पूरी कमांड नहीं चलेगी। तो उससे क्या है, आपको आराम से आप देख सकते हो। मेरे को सिर्फ इतना ही देखनी है ताकि मैं इतना पढ़ सकूं, क्योंकि एक साथ अगर ये पूरे लिख के आ जाएगी ना, तो आप पूरा देख नहीं सकते हो। करेक्ट। तो यहाँ Yes. यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स यूज होते हैं डीसी डैक के साथ में। तो आप इसको देख सकते हो। जैसे ऑपरेटर हमारा यहाँ पर इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मुझे टेस्ट करने हैं डोमेन कंट्रोलर विद इन अ साइट, साइट के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं, अगर उनके ऊपर डीसी हेल्थ चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, पूछा जाता होगा, आपसे भी पूछा गया होगा। आप बोलोगे पावर सेल स्क्रिप्ट बना के रखी है। वो पावर सेल नहीं पूछना चाहता है, वो आपसे डीसी डैक के बारे में ही पूछना चाहता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये भी लिखा हुआ है, टेस्ट ऑल द सर्वर्स इन द इंटायर एंटरप्राइज। करेक्ट। पूरे फॉरेस्ट में. हाँ, बट उसके लिए ना आपको फॉरेस्ट में अगर आप रन करते हो, तो ये डीसी डैक आपको एडमिनिस्ट्रेटर मोड में रन होती है। करेक्ट। एडमिन मोड में रन होती है कमांड। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास, जब आप लॉगिन कर रहे हो, अगर पूरे के पूरे फॉरेस्ट में रन कर रहे हो, तो आपके पास इंटरप्राइज एडमिन के राइट्स होने चाहिए उस टाइम पे। Okay. तो अदरवाइज कमांड तो रन हो जाएगी, प्रॉपर कमांड रन हो जाएगी, बट जो कुछ टेस्ट हैं वो स्किप हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको मतलब प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी भी आप जैसे इस कमांड को ना आप रन करोगे विदाउट एडमिन मोड, तो ये कमांड तब भी रन होगी, बट आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब जैसे हो गया, इसमें रेप एडमिन की डिटेल हो गई, वो मिसिंग हो जाएगी। ठीक है। जो जो एडमिन कंसोल जिनके लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी डिटेल मिस हो जाएंगी। जैसे डीएनएस की डिटेल कुछ पार्सली रन हो जाएंगी, डेलीगेशन मिस हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको, उस कमांड को आपको एडमिन मोड में ही रन करना पड़ेगा। जैसे डेलीगेशन की रिपोर्ट मिस हो जाएगी। ठीक है। रेप्लिकेशन की तो 100% मिस होनी है अगर आप नॉर्मल मोड में इस कमांड को रन कराते हो। तो इसलिए हमेशा यही बोला जाता है कि इस कमांड को अगर आपको चलाना है तो एडमिन मोड में चलाओ। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं चला रहा हूँ एडमिन मोड में, इस कमांड को रन कर रहा हूँ, तो आप देखोगे अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों से मैंने पहले भी बोला था कि इस कमांड को आप अगर ईडी में काम करना चाहते हो, तो इस कमांड को बिल्कुल अच्छे से समझो, इसका आउटपुट बहुत अच्छे से, तभी आप ट्रबल शूटिंग कर पाओगे। ठीक है। तो ये आप फिर से इसको कमांड को टेस्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पर है, आप इस कमांड से मल्टीपल कमांड्स भी बन सकती हैं। अब यहाँ पर आ गई है लिस्ट। ठीक है। जो टेस्ट परफॉर्म करेगी ये डीसी डैक। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हर एक चीज, हर एक टेस्ट क्या है और क्यों परफॉर्म करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उससे बेनिफिट इन द टर्म ऑफ
कि आपको क्या आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट से आप क्या यूज करके ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। तो ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, और साथ में डीएनएस भी, इसी के साथ में डीएनएस की डिटेल भी मिलती है। तो आप लोगों को मतलब आप लोगों ने ये कमांड यूज की होगी ना पहले। हेलो, यस। क्यों हाँ हाँ, रघु यूज किया हाँ, तो मतलब इस कमांड से आपने यूज करके क्या ट्रबल शूट किया है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस कमांड को किस लिए यूज करते हो, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, हो सकता है आपको। निशांत आप पहले बता दो, एक एक करके पूछ लेते हैं। ऑनेस्टली मैं यूज किया ही नहीं। अच्छा, संबित आपने। वही कल रेप्लिकेशन चेक किए थे। देखो ये कमांड और रेप्लिकेशन और ये कमांड में डिफरेंस क्या है। सॉरी, रेप्लिकेशन के लिए रैपिडमिन हम लोग यूज किए थे, और ये वाले जो कम मतलब डीएनएस जो चेक किए थे। हाँ देखो, डी आप वो ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है या अच्छे से नॉलेज लेना है ना, तो रेप एडमिन कमांड और ये दोनों कमांड में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक डीसी है, डैग पूरा ये एक क्या है, वाला ही होता है। ये कमांड क्या है, ये इस डोमेन कंट्रोलर की हेल्थ चेक करने की कमांड है। ठीक ओके। है, जैसे तुम्हारी, अगर मैं बोलूं किसी को भी बोलूं तो फुल बॉडी टेस्ट कराना है, ठीक है, और किसी को बोलूं शुगर टेस्ट कराना है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। यस। यस। तो ये रेप एडमिन आप समझ लो शुगर टेस्ट है, और फुल बॉडी टेस्ट है डीसी डेक। डीसी डैग। ये पूरी की पूरी डोमेन कंट्रोलर को, मतलब जितने भी टेस्ट, जितने भी चीजें डोमेन कंट्रोलर में हैं, डोमेन कंट्रोलर जितने भी सर्विसेज हैं, जितने भी डोमेन कंट्रोलर रोल्स हैं या फीचर्स हैं, वो सबको वेरीफाई करता है। हर एक टेस्ट को 30 टेस्ट यहाँ पर रन होंगे, आप ये टेस्ट देख सकते हो, हर एक चीज कनेक्टिविटी, इवन कनेक्टिविटी बड़ा मसला नहीं है, बट उसको भी ये चेक करता है कि कनेक्टिविटी, ये जो डोमेन कंट्रोलर है दूसरे डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड है या नहीं है। आरपीसी कनेक्टिविटी भी चेक करता है, मतलब इससे बेस्ट कमांड कोई नहीं है। इसलिए इंटरव्यूअर हमेशा प्रेफर करता है कि आपको इस कमांड के बारे में ए टू जेड पता हो। इवन डीएनएस भी चेक करता है ये। ठीक है, अब एफआरएस भी चेक करता है, डीएफएसआर भी चेक करता है, जबकि एफआरएस, कोई बता सकता है ये एफआरएस और डीएफएसआर में क्या डिफरेंस है। एफआरएस पहले यूज होता था रेप्लिकेशन के लिए। हाँ, मतलब डिफरेंस बता सकते हो। डीएफएसआर यार, एफआरएस में अगर कोई भी चेंज करते ना तो वो पूरे चेंज को रिप्लिकेट करता है, और डीएफएसआर वो डेल्टा चेंज को रिप्लिकेट करता है मुझे। एफआरएस सही बोला तुमने, बट डीएफएसआर क्या है, डी यहाँ पर हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो एक बड़ी चंक को रिप्लिकेट करना, और इसमें क्या है, रिप्लिकेट हम क्या करते थे, सिसवॉल। यस। ठीक है, तो पहले क्या होता था, सिसवॉल की इतने इश्यूज आते थे, जैसे 2008 में, 2008 जो हमारा विंडोज था सर्वर, उसमें सिसवॉल 2008 R2, इनमें सिसवॉल की P1 हमेशा खुली रहती थी। हर 2-3 महीने के बाद, अगर जिसके पास ज़्यादा डोमेन कंट्रोलर हैं तो एडी की अच्छी रिक्वायरमेंट रहती थी, मतलब एडी के इंजीनियर्स की, क्योंकि इश्यूज बहुत आते थे। तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 2008 R2 से, आई थिंक, हाँ 8 R2 से डीएफएसआर लेके आया। तो ये उसके बाद जो ना स्मूथ हो गया, सिसवॉल की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। और डीएफएसआर यह, में स्मॉल स्मॉल चेंज मतलब वो करते हैं कि हाँ रिप्लिकेट हाँ, करते हैं, पहले हाँ यही होता है। जिसके कारण नेटवर्क बैंडविड्थ का भी इशू उतना नहीं आता। हाँ,
एग्जैक्टली वही मैंने बोला कि अगर आप 1 GB डेटा को ट्रांसफर करते हो और 1 MB करके डेटा ट्रांसफर करते हो तो कौन सा बेस्ट रहेगा, वही है यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल मतलब फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करके वो भेजता है। डिस्ट्रीब्यूट कर। और तो अब अच्छा 2000 जो हम्म, 2008 के ऊपर जो भी R2 के ऊपर होगा तो वो ऑटोमेटिक उस पर DFSR होके उसको अपग्रेड करना पड़ता है। अपग्रेड करना पड़ता है अगर आपके पास 2003 का इन्वायरमेंट है। ठीक है, हम 3 से आते हैं। 3 का इन्वायरमेंट है और आप 2008 में जा रहे हो, या आपके पास 2008 का इन्वायरमेंट है 2008 R2 में जा रहे हो, तो आपको पहला चेंज ये परफॉर्म करना पड़ता है। यहाँ से आप यहाँ पर माइग्रेट होते हो। अब ये इतना यूज में नहीं है क्योंकि मोस्टली जितने थे वो सब डिकमीशन हो गए होंगे। अभी इस समय 2008 कोई नहीं यूज कर रहा होगा, करेक्ट? 2008 या 2008 R2, तो R2 सब लोग मूव हो चुके हैं। बट सबसे पहले इसमें ये बहुत क्रिटिकल चेंज होता है, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। तो ये चेंज मैंने परफॉर्म किया मल्टीपल टाइम्स। तो इसमें 4 स्टेप्स में ये चेंज परफॉर्म होता है और आई थिंक 2 से 3 वीक लेता है ये चेंज। स्टेप बाय पहले स्टेप उसको करते हैं। गेट करते हैं। पहली वीक ये करते हैं, फिर दूसरी वीक रजिस्ट्री में वैल्यू चेंज करते हैं। तो इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है चेंज। काफ़ी टफ चेंज है। और ये जनरल रैप करके इश्यूज आते थे पहले सिसवॉल के, वो सब मिटिगेट हो गए इसके बाद। तो लेटेस्ट जो होगा जैसे 2012 R2 होगा 12 होगा तो ये सब इसमें तो DFSR ही काम करता सब होगा। में 2008 R2 के बाद DFSR ही यूज होता है। पहले ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, बट अब नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर सिसवॉल चेक हो गया। और इंटर साइट का मतलब क्या हुआ? इंटर और इंट्रा 2 साइट होती हैं, कोई बता? Replication between इंटर one site, that is called yes intersite, इंट्रासाइट। intrasite, sorry, intrasite, and between two site it is called intrasite. ओके, तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जस्ट सपोज मान लो ये एक हमारी साइट है, ठीक है, ये दूसरी साइट है। और आपका कहना ये है कि मान लो ये हमारी एक साइट 1 है और दूसरी साइट 2 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे डोमेन कंट्रोलर हैं। ये है डोमेन कंट्रोलर हमारा फॉरेस्ट का। इसको मैं F लिख दे रहा हूँ, फॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पर एक डोमेन कंट्रोलर है हमारा चाइल्ड का। Forest domain controller मतलब पहला domain controller, right? मतलब नो नो, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये लॉजिक थोड़ा सा टफ है। हम आपने अगर मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट में काम किया होगा और 200 मतलब 100-200 डोमेन कंट्रोलर, तब आप इस कंसेप्ट को समझ पाओगे। अदरवाइज ये कंसेप्ट हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगा अगर आप सिंगल फॉरेस्ट पे काम कर रहे हो, सिंगल फॉरेस्ट या सिंगल डोमेन पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके ना, और आप ये एक साइट 1 है, मान लो ये साइट आपकी दिल्ली में है और दूसरी साइट आपकी बेंगलोर में है। साइट 1 आपकी दिल्ली में है, उसमें हमारे पास फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर भी है और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी है उस साइट पे। दूसरी साइट ये है आपकी बेंगलोर में, वहां पर एक फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर है जो कि F1 है। ये फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर F है। और दूसरी जो डोमेन कंट्रोलर है इस साइट पे है वो है CD2। ठीक है, CD2 या CD1 मान लो, CD1 मान लो। ऐसे करके और भी डोमेन कंट्रोलर होते हैं। ये मालूम है क्यों करते हैं कि एक साइड पे हो सकता है ये दिल्ली वाली साइड हो, यहाँ पर इसी चाइल्ड डोमेन की जरूरत हो, बट हम फॉरेस्ट का तब भी रखते हैं ताकि
काइंड ऑफ अगर ये साइड हमारी डाउन हो जाती है तो हमारे पास दो डोमेन कंट्रोलर तब भी हैं। दो डोमेन कंट्रोलर, वो भी फॉरेस्ट का भी है और चाइल्ड डोमेन का भी है। अगर हमारे पास और भी चाइल्ड डोमेन होते, मतलब और भी चाइल्ड डोमेन होती, यहाँ पे मान लो बी सी डी हो गई एक चाइल्ड डोमेन और ले लेते हैं हम, बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी डी। तो बी सी डी जनरली ये उन लोकेशंस पे रखी जाती हैं जो आपकी प्राइमरी लोकेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स हैं, ये भी हो गए हमारे बी सी डी वन। ठीक है, तो इस तरीके से साइट होती हैं। अगर आपकी मल्टी साइट है, मल्टी डोमेन साइट है, बड़ी साइट है, तो आपके डोमेन कंट्रोलर ये है आपकी साइट वन। यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर किसके रखे हुए हैं? फॉरेस्ट का भी रखा हुआ है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी रखा है, दूसरी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बीसीडी है, उसका भी डोमेन कंट्रोलर रखा हुआ है। ठीक है, और हो सकता है इन सब का डोमेन कंट्रोलर का जो सबनेट हो या आईपी हो, वो हमारा ये पूरे का पूरा जो साइट है उसका आईपी 10 सीरीज का है, और ये पूरी जो साइट है उसका आईपी 172 सीरीज का है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है पूरा एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जब आप रिप्लिकेशन परफॉर्म करते हो, तब कोई बता सकता है यहाँ पर रिप्लिकेशन कैसे बिहेव करेगा? मतलब आप लोगों, पहले ये बताओ, आप ये जो साइट मैंने बताई है, ऐसी साइट कभी देखी है या फिर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो? या ऐसी हो सकती है, नहीं हो सकती, आपका थॉट प्रोसेस क्या है? नहीं, देखे तो है। देखा है आपने ना? हाँ। निशांत आपने नहीं देखा होगा, तरुण, नहीं। रघु, राज, आप लोग इस जो ये साइट है, ये जनरली आपको बहुत बड़े इन्वायरमेंट में मिलेगी जहां पर 100+ डोमेन कंट्रोलर होंगे या फिर मल्टी डोमेन होंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे डोमेन, ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत काम किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन जो आपका काम करेगा, वो ये वाले डोमेन कंट्रोलर जो हमारा सीडी होगा, वो इस वाले डोमेन कंट्रोलर के साथ ही काम करेगा। जो फॉरेस्ट का जो रिप्लिकेशन होगा, वो इस वाले के साथ में, इस वाले के साथ में काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे रिप्लिकेशन जैसा काम करता है वैसे ही काम करेगा, बट एक चीज यहाँ पर चेंज हो जाता है कि यहाँ पर जो आपका, मैंने आपको लास्ट टाइम भी, लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारे रिप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। अगर हम रिप्लिकेशन को सेगमेंट करते हैं, रिप्लिकेशन दो टाइप के नहीं होते हैं। रिप्लिकेशन, किसका रिप्लिकेशन हो रहा है यहां से यहां, कोई बता सकता है किस चीज का रिप्लिकेशन हो रहा है? डेटाबेस ntds.it। एनटीडीएस का रिप्लिकेशन हो रहा है, करेक्ट, एनटीडीएस फाइल का। और एनटीडीएस फाइल आपकी जो है उसके अंदर पार्टीशंस होते हैं, करेक्ट। यस। और जो पार्टीशंस होते हैं उसके अंदर, वो पार्टीशंस हमारे, वो हमारे पार्टीशंस कौन कौन से होते हैं? स्कीमा एंड डोमेन। इसमें से दो पार्टीशंस हमारे फॉरेस्ट वाइड होते हैं। ठीक है, और पार्टीशन किसके होते हैं? एक एप्लीकेशन डोमेन पार्टीशन होता है। वाइड। एप्लीकेशन पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशन पार्टीशन हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है डीएनएस फॉरेस्ट पार्टीशन, और एक होता है डीएनएस डीएनएस डोमेन वाइड। डोमेन डोमेन पार्टीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट वाइड जो रिप्लिकेशन ये वाले ये डोमेन कंट्रोलर का हो रहा है, तो ये एक्चुअली फॉरेस्ट है। ठीक है, बट एक्चुअल में ये क्या है? डोमेन है। ठीक है, इसके लिए ये डोमेन है, F1 के लिए डोमेन है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पार्टीशन इसके साथ में, मतलब पूरा का पूरा एनटीडीएस फाइल शेयर होगी। बट इस एनटीडीएस फाइल का कुछ पार्ट, ये वाला जो फॉरेस्ट है वो इसको शेयर करेगा, इसको भी शेयर करेगा, इसको भी शेयर करेगा, इसको भी शेयर करेगा, इसे सबको शेयर करेगा। वो कौन सा पार्टीशन हो जा? जो फॉरेस्ट वाइड माइग्रेट हो रहा है, करेक्ट। जैसे आपने
साइड एंड सर्विसेज में कोई चेंजेस किए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, साइड एंड सर्विसेज में कोई चेंजेस किए, ठीक है। यहाँ पर हम अगर साइड एंड सर्विसेज ओपन करते हैं, ये अगर आपने साइड एंड सर्विसेज पे कोई चेंजेस किए, तो ये अगर आपने साइड एंड सर्विसेज पे चेंज किए तो ये जो है ना हमारा रिप्लिकेशन फॉरेस्ट वाइड होगा या कैसे होगा। मान लो यहाँ पर मैं एक सबनेट ऐड कर देता हूँ 10.0 10.1.10.0, सॉरी, ये क्रिएट करके और मैंने इसको नोएडा से लिंक कर दिया डॉट, इसका हो जाएगा 16, ठीक है, और इसको नोएडा से लिंक कर दिया फिक्स 10.0.0.16, आई थिंक ये ऑलरेडी यूज होगा, ठीक है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जस्ट सपोज मान लो यहाँ पर एक हम सबनेट क्रिएट करते हैं, तो ये सबनेट हमारा जो रिप्लिकेट होगा वो फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट होगा। क्यों होगा फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट, कोई बता सकता है। क्योंकि जो NTDS फाइल है हमारी, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन भी पार्टीशन है, करेक्ट। हम्म। ये मेरा एक वैसे पार्टीशन पे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ, आई थिंक आप लोगों ने देखा है नहीं देखा पता नहीं, उसमें मैंने ये बताया भी है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन है। मान लो कौन कौन से पार्टीशन होते हैं, कोई बता सकता है। स्कीमा, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, डोमेन, एप्लीकेशन। तो ये साइड एंड सर्विसेज की डिटेल किस में जाएगी। अगर मैं साइड एंड सर्विसेज में कोई एडिट करता हूँ, या ये जो साइड एंड सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन में जाएगी ना, करेक्ट। जी, अगर मैं साइड एंड सर्विसेज में कोई भी चेंजेस करता हूँ तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मूव कॉन्फ़िगरेशन, होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ या कोई एट्रीब्यूट भी चेंज करता हूँ, तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू माइग्रेट होगा। यहाँ पे मैंने इसे चेंज कर दिया, तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पूरा का पूरा मूव होगा और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में ये रिप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, ये क्लियर हो गया ना। अगर मैं नया सबनेट ऐड करता हूँ तो वो पूरे के या पूरे इन्वायरमेंट में रिप्लिकेट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं स्कीमा में कोई चेंजेस करता हूँ तो वो स्कीमा के थ्रू रिप्लिकेट, मतलब वो भी फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट होगा। तो जो भी फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट होगा वो कैसे रिप्लिकेट होगा, जो भी मतलब स्कीमा हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फॉरेस्ट वाइड क्या क्या हो गया, स्कीमा हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और डीएनएस में हमारा क्या है, फॉरेस्ट डीएनएस जोन। यस, ये जो ना ये किसके पास जाएगा, ये पूरा डेटा ना सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हो इसको, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था निशांत को, कि जो हमारा डीएनएस होता है, डीएनएस कंसोल अगर आप ओपन करोगे तो डीएनएस कंसोल में हमारे पास मल्टीपल डीएनएस जोन्स होती हैं। अगर आप इसमें फॉरवर्ड लुकअप जोन पे जाओगे, ये जैसे जोन हो गई, ये हमारी फॉरेस्ट वाइड माइग्रेट होती है, मतलब रिप्लिकेट होती, सॉरी। यहाँ पर अगर आप देखोगे टाइप क्या है, इंटीग्रेटेड है, और रिप्लिकेशन क्या है इसका, ऑल डीएनएस सर्वर इन दी फॉरेस्ट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप चाहते हो ये फॉरेस्ट में रिप्लिकेट ना होके डोमेन में रिप्लिकेट हो, ये जो सेकंड ऑप्शन है वो डोमेन का है। अगर आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो वो किसके लिए है, 2000 के लिए है, तो ये सजेस्टेड है नहीं, करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर एक जोन बनाता हूँ, देखो ये रिप्लिकेशन ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना। यहाँ पर
अगर यहाँ पर मैं एक जोन बनाता हूँ, यहाँ पर ये ऑप्शन जोन टाइप के हो गए, यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, मैं सेकेंड स्टेप जोन या सेकेंडरी जोन कुछ भी ऑप्शन ले लो। इंटीग्रेटेड अगर आप नहीं बनाते हो, जस्ट सपोज मान लो मैंने इंटीग्रेटेड नहीं बनाया, अगर मैं इंटीग्रेटेड नहीं बना रहा हूं तो क्या होगा, और अगर इंटीग्रेटेड बना रहा हूं तो क्या होगा? अगर आप इंटीग्रेटेड बना रहे हो तो ये रेप्लिकेट होगा, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं बनाते हो तो रेप्लिकेट नहीं होगा। यार देखो, आपने बिल्कुल सही बोला है, बट जो आपको ये बोलना चाहिए था, मेरा मतलब कि अगर आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो इसका जो जोन का डेटा है ना वो एनटीडीएस में चला जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। ये सही सेंटेंस स्टेटमेंट है कि रिप्लिकेशन तो बात की बात है, पहले मैं इसको बनाने जा रहा हूँ तो इसका डेटा कहाँ जाएगा उसके हिसाब से रिप्लिकेट होगा। करेक्ट। तो मैं इसको अगर मैं इंटीग्रेटेड करता हूँ, मान लो इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट r.com, लिख देता हूँ test.com, और ये क्या कह रहा है, इस नाम से एक फाइल बन जाएगी, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो। तो अभी ये जो टेस्ट वाली फाइल है, इसका डेटाबेस कहाँ है, कोई बता सकता है? मतलब ये कहाँ बनी है? मैंने इसको रिप्लिकेट इंटीग्रेटेड नहीं किया है, कोई बता सकता है ये कहाँ पे है ये फाइल? इसका पाथ आई थिंक विंडोज या सिस्टम 32 का ही तो होता है इसका। या उसी सिस्टम। हाँ, ये इस लोकल कंप्यूटर पे बनी है, इस लोकल सर्वर पे बनी है। ठीक है, पाथ से मतलब नहीं, हमें इस लोकल सर्वर पे बनी है। करेक्ट। यस। ये इस लोकल सर्वर पे बनी है। अब ये लोकल सर्वर पे सी ड्राइव में अगर कुछ भी बनेगा या डी ड्राइव में कुछ भी बनेगा तो क्या वो रिप्लिकेट होने लगेगा? नहीं, क्यों नहीं रिप्लिकेट होगा? क्योंकि रिप्लिकेशन के लिए या तो वो सिसबल फोल्डर में हो नहीं या तो यार, एनटीडीएस में हो। हाँ देखो, दो चीजें अलग अलग रिप्लिकेट होती हैं, सिसवॉल ओके, अलग है और अलग है। एनटीडीएस अलग है। यहाँ पे हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एनटीडीएस आएगा, सिसवॉल वर्ड ही भूल जाओ यहाँ पर, सिसवॉल का तो कोई ठीक लेना है। देना नहीं है। ठीक है, तो आप सिसवॉल नहीं बोलोगे, एनटीडीएस यहाँ पर। ये जो हम डेटा सेव करने जा रहे हैं, जैसे पार्टीशन में मैंने बताया ना, एप्लीकेशन जो पार्टीशन है वो किसके लिए है? एप्लीकेशंस के लिए। आपका एप्लीकेशन कोई भी हो सकता है, बट वो एप्लीकेशन जैसे ही एडी से इंटीग्रेट होगा देन उसका डेटा यहाँ पे आएगा। और एडी से इंटीग्रेटेड कौन है यहाँ पर? हमारा डीएनएस है, सिर्फ डीएनएस ही रहता है, और कोई मतलब मैंने कभी कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं देखा है जो एडी से इंटीग्रेटेड रहे। बट ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो एडी से इंटीग्रेटेड डीएनएस क्यों बोला है, क्यों बनाया है, ये आपको पता है? ये मतलब इंटरव्यू का, अगर मैं आपसे आपका इंटरव्यू लेता हूं तो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होगा कि ये वर्ड का मतलब क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस। ये क्या बेनिफिट देगा, क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एडी से इंटीग्रेटेड किया? कोई बता सकता है? क्योंकि ये डीएनएस का जो रेप्लिकेशन वो एडी के साथ ही हो जाएगा, इसके लिए कुछ सेपरेट रेप्लिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक एक बेनिफिट है, और इसके बेनिफिट्स? रिडंडेंसी पर्पस के हमें लिए। और रेप्लिकेशन सारे डोमेन कंट्रोलर, सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर को एक साथ ही हो जाएगा, कोई सेपरेट डोमेन कंट्रोलर को नहीं होगा। हाँ। ठीक है, रिप्लिकेशन एक हो गया, आगे बढ़ो, आगे आगे बताओ। रिप्लिकेशन हो गया, और क्या है, और क्या बेनिफिट मिल सकता है? मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन मतलब समझा नहीं मैं। जो इंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस होते हैं ना वहाँ पे, वो भी इंटरप्राइज उसके थ्रू कर सकते हैं। हाँ, जैसे वो 365 हो, एक्शन सर्वर, सर्वर पॉइंट, ये सब। नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ, अगर एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस हम यूज करते हैं, मतलब दो टाइप के डीएनएस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, पहला डीएनएस ये हो गया
कि ये हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया। डोमेन कंट्रोलर आपका तभी प्रमोट होगा जब आपके इन्वायरमेंट में डीएनएस होगा। मान लो किसी ने पहले डीएनएस सर्वर बना के रखा हुआ है, ये हमारा डीएनएस सर्वर उसने बनाया, ये पहले बनाया हुआ डीएनएस, ठीक है, डीएनएस सर्वर उसने पहले से बना के रखा हुआ है विंडोज पे। अब वो डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने जा रहा है, मतलब इस सर्वर पे एडीडीएस रोल इंस्टॉल करने जा रहा है। जब एडीडीएस आपके पास डीएनएस पहले से है, तब आप एडीडीएस को बता सकते हो कि हाँ, मैं डीएनएस मेरे पास पहले से है। और ये कैसे जानेगा? जो इसका नाम होगा, इस कंप्यूटर का जो नाम होगा या सर्वर का नाम होगा, उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर पहले से ही बना के रखोगे आप। और यहाँ पर जो टीसीपी आईपी में है, वो इसका आईपी आप पहले डालोगे, देन ये अपने आप रिजॉल्व करने लगेगा। करेक्ट? जब ये रिजॉल्व करने लगेगा तो इस जो डोमेन कंट्रोलर जो आप जिसको बनाने जा रहे हो, उसको पता चल जाएगा कि इन एनवायरनमेंट में हमारा डीएनएस पहले से एग्जिस्ट है। और फिर डीसी प्रमोशन के टाइम पर भी आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हो, हाँ ये आपका डोमेन कंट्रोलर, इसका आईपी ये है। ठीक है, तो उस वाले टाइम पर क्या होगा कि उस वाले टाइम पर क्या होगा कि ये अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, कौन से रिकॉर्ड्स, होस्ट रिकॉर्ड या ए रिकॉर्ड, ठीक है, होस्ट रिकॉर्ड या ए रिकॉर्ड, ये यहाँ पर ऑलरेडी आप बना सकते हो मैनुअली, क्योंकि आप पहले बना रहे हो तो आपको ये मैनुअली बनाना। अब व्हाट अबाउट एसआरबी रिकॉर्ड? एसआरबी रिकॉर्ड तब बनते हैं जब डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो जाता है हमारा। यस करेक्ट? जब डोमेन कंट्रोलर, ये दोनों तो आपने मैनुअली रिकॉर्ड बना दिए हैं। आप एसआरवी रिकॉर्ड का क्या करोगे? एसआरवी रिकॉर्ड आपके तब बनते हैं जब आप डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट कर चुके होते हो, तो वो सर्विसेज के हिसाब से बनते हैं। एसआरवी रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? सर्विस लोकेटर सर्विस लोकेटर रिकॉर्ड। लोकेटर वर्ड क्यों ला रहे हो यार? यही आती है इसकी फुल फॉर्म। सर्विस एडवर्टाइज एसआरवी, सर्विस रिकॉर्ड। इसकी लोकेटर तो जब कभी भी हाँ, लोकेटर तो तो ये ये डोमेन सर्विस कंट्रोलर, जब डोमेन कंट्रोलर इसको लोकेट करेगा। अब देखो वही यहाँ पर एक थोड़ा सा बस कल यही कंफ्यूजन है, मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें बोलना है, बोल सकते हो लोकेटर, क्योंकि इसका काम भी लोकेटर जैसे ही होता है। बट हाँ, एसआरवी का फुल फॉर्म है सर्विस रिकॉर्ड। एसआरवी का फुल फॉर्म है सर्विस रिकॉर्ड। अब जो एसआरवी रिकॉर्ड्स बनते हैं यहाँ पर कौन कौन से बनते हैं? ग्लोबल कैटलॉग जीसी का बनता है, जो आपका डोमेन कंट्रोलर प्रमोट होता है। करेक्ट? कर्बरोस, एलडेप, करबरोस का रिकॉर्ड बनता है, एलडेप और एलडेप का रिकॉर्ड बनता है। ये रिकॉर्ड्स बनते हैं, और ये रिकॉर्ड्स हमारे क्या करते हैं, मैंने ये आपको शायद बताए भी हैं कि ये रिकॉर्ड्स अगर नहीं होंगे तो हमारे डोमेन कंट्रोलर को कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा, और हमारी डोमेन राइट कंट्रोलर एडवर्टाइज भी नहीं कर पाएगी। राइट। अगर आप यहाँ पर डीसी डेक कमांड अगर देखोगे, तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो क्या है? advertise itself except login. तो यहाँ पर जो डीसी हमारा है वो खुद को एडवर्टाइज करता है। मैंने ये शायद आपको बताया भी इससे पहले कि वो खुद को एडवर्टाइज करेगा कि मेरे पास ये फीचर्स हैं या मेरे पास ये चीजें हैं। यहाँ पर जैसे एडवर्टाइज कर रहा है कि मेरे पास कर्बरोज है, उस कर्बरोज को तुम यूज करके लॉगिन कर सकते हो। एडवर्टाइज का मतलब क्या हुआ? प्रमोट जैसे एडवर्टाइज का मतलब मतलब प्रमोशन। बताता है हाँ हाँ, एडवर्टाइज का मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट हम लोग टीवी पे देखते हैं, वही एडवर्टाइज है। मतलब जस्ट सपोज तुम रोड से जा रहे हो, बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है, अब तुम्हें वो पता चल गया ना, वहां पे ये मिलता है, ये शॉप नंबर है। तो यहाँ पर यही काम डोमेन कंट्रोलर भी करता है, अपने एनवायरनमेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उसके सबको एडवर्टाइज करता है, मेरे पास ये सर्विस है, तुम्हें लॉगिन करना है तो तुम कर सकते हो।
तो ये डोमेन कंट्रोलर का सबसे पहला फीचर ही यही है। अगर आपको लॉगिन कर सकते हो आप, अगर किसी भी डोमेन कंट्रोलर के एसआरवी रिकॉर्ड डिलीट मार दोगे तो उसके पास मतलब काइंड ऑफ अगर जस्ट सपोज मान लो अगर आपको कोई डोमेन कंट्रोलर डिमोट करना है और आपके पास 100 उस लोकेशन पे 5 डोमेन कंट्रोलर हैं सेम डोमेन में, ठीक है। मान लो आपको यहाँ से ये 5 डोमेन कंट्रोलर हैं आपको, और ये सारे के सारे सेम डोमेन पे ही हैं, ठीक है। अब आपको इनमें से एक डोमेन कंट्रोलर डिलीट करना है, ये वाला डिमोट करना है, ठीक है। और ये हो गया आपके डोमेन कंट्रोलर। अब यहाँ पर आपके पास क्लाइंट होंगे, क्लाइंट में मतलब प्रिंटर भी हो सकता है, विंडोज मशीन भी हो सकती है, लिनक्स मशीन भी हो सकती है, स्विच भी हो सकते हैं, राउटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। क्यों हो सकते हैं? इसके ऊपर दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये डोमेन कंट्रोलर के ऊपर दो सर्विसेज हैं, एडी है प्लस डीएनएस है, ठीक है। ये बात याद रखना हमेशा, एडी प्लस डीएनएस है। हम एडी की बात करते हैं, डीएनएस भूल जाते हैं, और डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप उसको डिमोट करने जाते हो या प्रमोट करने जाते हो। अब अगर आप अब आप में से ये बोलेंगे, मतलब काफी लोग ये सोचते हैं कि जो डोमेन वाली डिवाइस है वही इम्पैक्ट होंगी, विदाउट डोमेन वाली ये सब डोमेन वाली डिवाइस है। ये मान लो ये विदाउट डोमेन वाली डिवाइस है जो डोमेन में नहीं है, ठीक है। ये डोमेन में नहीं, ये डोमेन में नहीं है, ठीक है। ये जो डोमेन में नहीं है उन डिवाइस का क्या होगा? तो वो डिवाइसेस क्या होंगी, हो सकता है ये डिवाइसेस आपकी डीएनएस यूज कर रही हो, एडी को नहीं यूज कर रही हो बट डीएनएस यूज कर रही हो, और यही आईपी इन पे कॉन्फ़िगर हो, ठीक है। LDAP टाइप राइट एप्लीकेशन सर। हाँ, डीएनएस यार देखो, डीएनएस आपका कोई भी फॉर्म में, डीएनएस आप कैसे भी यूज कर सकते हो, एलडेप जरूरी नहीं है, एलडेप जरूरी नहीं है। एलडेप हो सकता है एक डिवाइस एलडेप यूज कर रही हो, दूसरी डिवाइस टीसीपी आईपी में ही डीएनएस यूज कर रही हो, नहीं नहीं, डीएनएस का। हाँ मैं हाँ क्या पूछ रहा था कि जैसे कि नॉन विंडोज एप्लीकेशन जैसे कि कोई है जो वो विंडोज के सर्वर पे लॉगिन मतलब ज्वाइन नहीं हो पाता है राइट। जैसे कि लिनक्स का कुछ पीसी है वहाँ पे एप्लीकेशन पड़ा हुआ हो तो वो आपके डीएनएस मतलब एडी के थ्रू वो ऑथेंटिकेट होता है। तो उस टाइम पे वो मतलब विंडो एडी से बाहर है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, देखो मैं वही कह रहा हूँ, ये लिनक्स डिवाइस भी हो सकती हैं। आप मान लो ये दो लिनक्स हैं, ठीक है, दो लिनक्स डिवाइस हैं जो एलडेप यूज कर रही हैं, और दो आपकी स्विच हैं या फायरवॉल्स हैं। ये आपके डीएनएस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये डीएनएस आपको इसलिए यूज कर रही हैं क्योंकि डीएनएस में डिवाइस की हर एक डिवाइस का रिकॉर्ड बना हुआ है, डीएनएस को इसलिए यूज कर रही हैं, रिकॉर्ड्स हैं डीएनएस में, करेक्ट। रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्या है, आपकी जो डिवाइस हैं वो आईपी पे काम करती हैं, बट डिवाइस पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो डिवाइस पे कुछ पॉलिसीज बनी हुई हैं, इन डिवाइस पे फायरवॉल की जोन्स बने हुए हैं, ठीक है, और उस पे जो ना ये आईपी नहीं नाम पड़ा हुआ है, तो वो डिवाइस क्या करेगी, उस नाम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से ये उस रिकॉर्ड को पिक करती है, बस ये काम होता है उसका, और कुछ नहीं। उसको कोई लेना देना नहीं एडी से, बट उसका इंपॉर्टेंट काम है डीएनएस। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या करता है कि प्रिंटर के ऊपर आईपी पड़ी होती है, बट आपके सिस्टम पे क्या है, आप प्रिंट कमांड देते हो अपने कंप्यूटर से, ठीक है। तो वो प्रिंटर हो सकता है आप नाम से कॉन्फ़िगर कर रखे हो, तो वो नाम टू आईपी कहाँ से उठाता है, यहाँ से उठाता है, रिकॉर्ड से, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म होती है ना, मतलब इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन होती है आईपी बेस्ड, इस डीएनएस सर्वर की, इस पे दो चीजें हैं, एडी है और डीएनएस है। डीएनएस कहीं पे भी कॉन्फ़िगर हो सकता है, पूरे एनवायरनमेंट में कहीं पे भी कोई उठा के कोई भी डीएनएस कहीं डाल देता है। पता है ना, आप लोग काम कर रहे होगे, आपको नहीं पता कहाँ पे कौन सा डीएनएस पड़ा है, करेक्ट। हम वो यस। डीएनएस मैनेज कर सकते हैं जो डीएचसीपी के थ्रू जा रहा है, जो डीएचसीपी के थ्रू नहीं जा रहा है उसको आप कभी जान ही नहीं सकते हो कहाँ पे कौन सा पड़ा हुआ है। अब उस वाले केस में आपको क्या है, आपके
डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया मेरे को ये डोमेन कंट्रोलर हटाना है यहाँ से, एनी हाउ सक्सेसफुली डोमेन कंट्रोलर हटाना है, डिमोट करना है आपको यहाँ से। आप कैसे करोगे? कोई बता सकता है इसको कैसे कर सकते हैं? देखो इस वाली कंडीशन में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो डोमेन कंट्रोलर है इसके एसआरबी रिकॉर्ड्स सारे डिलीट मारने पड़ेंगे। ना ये डोमेन कंट्रोलर एडवर्टाइज कर पाएगा, इनके एसआरबी रिकॉर्ड टच नहीं करना, मतलब जो नीचे वाले हैं उनके एसआरबी रिकॉर्ड हमें टच नहीं करने हैं, ये वाले हमें किसके मारने, इस वाले डोमेन कंट्रोलर के। अब इस वाले डोमेन कंट्रोलर के एसआरबी रिकॉर्ड जैसे ही आप डीएनएस कंसोल से डिलीट मारने जाओगे वो ऑटोमेटिकली फिर से क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि डीएनएस क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेशन में रिकॉर्ड सारे इधर से उधर रिप्लिकेट होते हैं तो फिर से क्रिएट हो जाएंगे, करेक्ट? हम्म, या क्रिएट होंगे या नहीं होंगे, दोनों ही चीजें हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो यहां पर इस डोमेन कंट्रोलर पे नेट लॉगऑन एक सर्विस होती है, ठीक है? इस वाले डोमेन कंट्रोलर पे भी होगी नेट लॉगऑन सर्विस। अगर नेट लॉगऑन सर्विस हम ओपन करते हैं तो नेट लॉगऑन सर्विस का काम कोई बताएगा? ऑथेंटिकेशन ये बोल सकते हैं रिकॉर्ड क्या क्या कि नेट, करते हैं? हाँ कि मतलब कब कब ऑथेंटिकेट हुआ, कब कब रिकॉर्ड ये क्रिएट लॉगिन करते हुआ, क्या अपडेट हुआ, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं रिकॉर्ड। हैं। ये रिकॉर्ड और कौन सा रिकॉर्ड? देखो हम नेट लॉगऑन खोल लेते हैं सर्विस। डोमेन में क्या कब कौन किसने लॉगिन किया और रेप्लिकेशन क्या कितना है, क्या ये सब सारी चीजें चेक कर सकते हैं नेट लॉग ऑन में। हम्म, मैं आपको नेट नोटपैड पे लिख के देता हूँ, आप लोग पढ़ के बताना कि आप समझे क्या उससे। तो स्मॉल। ठीक है, मेंटेन अ सर्विस चैनल बिटवीन ऑथेंटिकेशन यूजर एंड सर्विसेज। मोटा मोटा चैनल ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा, डीएनएस रिकॉर्ड नहीं बन पाएंगे। हाँ यहाँ पर देखो ऑथेंटिकेशन, ये वाली लाइन हटा दो, ठीक है? ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे वो भी लाइन इंपॉर्टेंट है, डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है? ये वाली। अब ये क्या कह रहा है, कंप्यूटर में नॉट ऑथेंटिकेट यूजर सर्विस, द डोमेन इन कंट्रोलर डोमेन कैन नॉट रजिस्टर डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है? अगर ये सर्विस मैं बंद कर दूं किसी भी कंप्यूटर की, क्लाइंट कंप्यूटर की मान लो, तो वो क्लाइंट कंप्यूटर ना अपना जो अपने जो रिकॉर्ड है उनको वो रजिस्टर्ड डीएनएस में कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? अगर ये सर्विस इस कंप्यूटर के ऊपर, ये वाले कंप्यूटर के ऊपर स्टॉप हो जाती है, ये कौन सा कंप्यूटर है, डोमेन कंट्रोलर, तो ये भी अपने रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं कर पाएगा। रिकॉर्ड रजिस्टर्ड करने का मतलब है ये रिकॉर्ड अपने फिर से बना नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्विस को आपको, अगर आप सक्सेसफुली इस डोमेन कंट्रोलर को यहां से हटाना चाहते हो तो आपको नेट लॉग ऑन सर्विस इस डोमेन कंट्रोलर की बंद करनी पड़ेगी, फोर्सफुली डिसेबल करनी पड़ेगी और डीएनएस रिकॉर्ड डिलीट मारने पड़ेंगे। फोर्सफुली डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पर डिसेबल ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपको डिसेबल क्लिक करना पड़ेगा और इसको बंद करना पड़ेगा, स्टॉप। तो क्या होगा यहाँ सर, यहाँ से ये रिकॉर्ड बना नहीं पाएगी। क्या होता है कि अगर मान लो मैं यहाँ से एक रिकॉर्ड डिलीट मार देता हूँ डीएनएस से, जस्ट सपोज मान लो, किसका रिकॉर्ड डिलीट मार रहा हूँ, इस डोमेन कंट्रोलर का जिस पे मैं लॉग इन हूँ। एक एसआरवी रिकॉर्ड डिलीट मार देता हूँ कोई भी, जैसे मान लो ये है एजोर यूजर, ठीक है? करबरोस का नहीं मारता हूँ मैं, एलडेप का मार देता हूँ, ठीक है? ये डिलीट मार देता हूँ।
अब मैं नेट लॉग ऑन सर्विस रन करता हूं, फिर से स्टॉप करके स्टार्ट करता हूं, रिस्टार्ट कर देता हूं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड अपने आप क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तुम देखोगे कि ये रिकॉर्ड अपने आप ही यहाँ पे बन जाएगा आके। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको बन गया आके, एलडेप आ गया, यस आया कि नहीं आया। और ये यस रिकॉर्ड कब बना, इसके ऊपर टाइम स्टैम्प 3 बज के कुछ मिनट का आया। टाइम स्टैम्प अगर यहाँ से देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या है, 3:35 की टाइम स्टैम्प है एक। हाँ, ये टाइम स्टैम्प है ना, एक्सपायर होने की टाइम स्टैम्प है, क्रिएट होने की नहीं है। तो ये रिकॉर्ड अपने आप यहाँ पर बन के आ गया, नहीं, हाँ, अब अपडेट हो गया, 3 बजे का ही है, करेक्ट, 3 बजे का। फिर से इसको डिलीट मारते हैं। ठीक है, अभी डिलीट हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो नहीं आएगा। अब मैं अगर नेट लॉगऑन सर्विस को रन करता हूं, अगर तुम्हारे डोमेन कंट्रोलर के कोई भी रिकॉर्ड तुम्हें लग रहे हैं डिलीट हो गए हैं, तो तुम क्या करो, नेट लॉगऑन सर्विस उसकी रिस्टार्ट कर दो, अपने आप रिकॉर्ड बन जाएगा, जो भी मिसिंग रिकॉर्ड होगा। फिर से बन गया ना, ठीक है। यस तो यहाँ पर आप देख, ये जो हमारी सर्विस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट लॉगऑन। नेट लॉगऑन सर्विस क्यों रिकॉर्ड बना देती है, कोई बता सकता है? अगर मेरा एडी का जो पहला वीडियो था, मैंने उसमें ये बताया भी था, मेरे को जैसा याद है। यहाँ पर अगर आप सी ड्राइव में जाओगे, सिस्टम एनटीडीएस फाइल के अंदर विंडोज में, तो नेट लॉगऑन फोल्डर होगा। यहाँ पर एक फाइल बनती है नेट लॉगऑन के नाम से, मेरे को अभी एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रही है, हो सकता है थोड़ी देर में याद आ जाए। नेट एनटीडीएस फाइल, एनटीडीएस, तो यहाँ पर एक फाइल बनती है, इसमें नहीं बनती, इसके बाहर ही बनती है। यहाँ पर नेट लॉगऑन की फाइल बनती है। वो क्या होती है, जब आपका डोमेन कंट्रोलर प्रमोट होता है, तो जितने भी डोमेन कंट्रोलर के रिकॉर्ड हैं, सारे के सारे वहां पे कैप्चर हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से। उसका टाइम स्टैम्प, हर एक चीज वहां पे, उसका रिकॉर्ड पूरा का पूरा कैप्चर हो जाता है वहां पर। और जैसे ही आप इस सर्विस को रन करते हो, जैसे ही मैंने इस सर्विस को रन किया, वो क्या करेगी, इस कंसोल से, जो डीएनएस कंसोल है, ये इस कंसोल से और जो इसके पास फाइल सेव है, इन दोनों को वेरीफाई करेगी कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट है, और वो इस रिकॉर्ड को जाके यहाँ पे बना देगी। ठीक है, समझे भाई? मैं इसका हाँ हाँ फाइल का लोकेशन यस बताता हूँ। तो यहाँ पर ये फाइल की लोकेशन मैं देख रहा हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ पे है। हाँ, सिस्टम विंडोज डीबग में बनती है। तो ये हमारे जो डीसी, जब हमने प्रमोट किया है, डीसी प्रोमो, ठीक है, ये भी मैंने अपने शायद पहले वीडियो में बताया था आपको, कि यहाँ पर जो इवेंट जनरेट हुए हैं डीसी प्रमोशन के टाइम पर, वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्टेड हो जाते हैं। आप इन इवेंट्स में देख सकते हो, अगर कोई भी इशू आता है, डोमेन कंट्रोलर प्रमोट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वो लिस्टेड हो जाएगा। ठीक है, हर एक एरर यहाँ पे लिस्टेड हो जाती है। तो हम बात करते हैं नेट लॉगऑन, ये है नेट लॉगऑन की फाइल। तो उस समय जो यहाँ पर इस फाइल के अंदर, नेट लॉगऑन फाइल के अंदर, ये ब्लैंक आपको दिख रही है, बट इसमें डेटा है। आई डोंट नो ये ब्लैंक क्यों दिख रही है, बट इसमें डेटा रहता है इस फाइल के अंदर। तो वो डेटा सारी की सारी सर्विसेज का रहता है, कि यहाँ पर जो भी
सॉरी सारे के सारे डीएनएस रिकॉर्ड का रहता है, पर सारे डीएनएस का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन डीएनएस रिकॉर्ड का रहता है जो इस डोमेन कंट्रोलर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम आपकी मशीन पे भी होता है। आपकी मशीन जैसे ही आप डोमेन में रजिस्टर्ड करते हो तो नेट यहीं पे एक फाइल बन जाती है, नेट लॉगऑन, ये नेट लॉगऑन की फाइल बन जाती है। जब आप कभी भी नेट लॉगऑन की सर्विस चलाओगे तो वो रजिस्टर्ड करने के लिए उन्हीं रिकॉर्ड को जाएगी जो इस फाइल में एंट्रीज होंगी। ठीक है, जस्ट तो ये एग्जांपल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप अपने कंप्यूटर देखो, मान लो मैं अपने सिस्टम पे देखता हूं, अगर मेरा सिस्टम क्या है, डोमेन पे नहीं है, बट ये जैसा मैंने बताया ना, ये सिर्फ डोमेन पे होती है। इस वाली लोकेशन पे आपको वो फाइल मिलेगी। ठीक है, इस वाली लोकेशन पे वो फाइल आपको मिलेगी। अगर आप आपका सिस्टम मतलब अगर आप अपने इन्वायरमेंट में किसी डोमेन कंट्रोलर के सॉरी किसी डोमेन मेंबर क्लाइंट पे हो तो आपको वो फाइल यहाँ पे मिलेगी, नेट लॉगऑन। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके डोमेन, आपका कंप्यूटर डोमेन में हो, क्योंकि डीएनएस आप तभी डालोगे, उसको रजिस्टर्ड आप तभी करोगे। करेक्ट। यस। हम्म। तो यहाँ पर भी जैसे ये आपको दिख रही है फाइल प्रॉपर ओपन हो नहीं रही है, यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड दिखते हैं हमें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस पे? नो। तो ये फाइल लेकिन काम कर रही है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड डिलीट किया है और रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बन रहा है। आप किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट मार सकते हो, बट मेक श्योर जो आपका रिकॉर्ड हो, जैसे यहाँ पे लिखा है एजोर यूजर, जो मैं इस समय जो डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन हूँ उसका नाम ही एजोर यूजर है, तो मैं सिर्फ एजोर यूजर के ही रिकॉर्ड डिलीट मारूंगा तो बनेगा। अगर आपने इसका रिकॉर्ड मार दिया डिलीट, वीएम टेस्ट लैब या न्यू डीसी 01, तो आपको न्यू डीसी 01 पे लॉगिन करके एंड ये फिर से सर्विस को चलाना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि आपका रिप्लिकेशन पूरा हैपन ना हो, मतलब रिप्लिकेशन आपका पूरा प्रॉपर कंप्लीट ना हो, उस साइकिल से पहले ही आप इस कमांड को रन कर दो, मतलब इसको रन कर दो तो बन जाएगा। अगर रिप्लिकेशन पूरी चैन कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, अननेसेसरी एक ट्रैफिक जनरेट होगा आपके कंप्यूटर से, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल जगह से वो एंट्री डिलीट हो गई और फिर से बनने जाएगी। अभी क्या एक कंप्यूटर पे डिलीट हुई है और एक ही कंप्यूटर पे मैंने बना दिया, एक ही डोमेन कंट्रोलर पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, एंड नेट लॉग ऑन सर्विस को डिसेबल कर दिया, एसआरबी रिकॉर्ड को डिलीट मार दिया। अब एसआरबी रिकॉर्ड हमारे रिप्लिकेशन के थ्रू इस डोमेन कंट्रोलर पे ना बनाए तो एक ग्रुप पॉलिसी में कॉन्फ़िगरेशन होती है एडवर्टाइजमेंट की स्टॉप करने की, तो मैं ग्रुप पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट सेटिंग्स को इनेबल कर दूंगा, सिर्फ उसमें इनेबल करना होता है, तो उसको मैं इनेबल कर दूंगा। उससे क्या होगा, इस डोमेन कंट्रोलर के पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आएगी किसी भी क्लाइंट मशीन की। अब अगर यहां पर जस्ट सपोज मान लीजिए कि यहां पर क्या होगा, अगर रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो इसका मतलब है मेरे को पता चल गया कि ये डोमेन कंट्रोलर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इस डोमेन कंट्रोलर को मैं डिलीट कर सकता हूं या डिमोट कर सकता हूं। अगर कोई भी इशू आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हर एक डिवाइस के ऊपर 2 आईपी पड़े होते हैं डीएनएस में, एक 2 या 3 पड़े होते हैं। ठीक है, मान लो ये इसका प्राइमरी आईपी है, ये प्राइमरी आईपी यही वाला डोमेन कंट्रोलर इस डिवाइस के ऊपर पड़ा है, तो क्या होगा, ये फॉल बैक होके दूसरे वाले आईपी के ऊपर जाएगा जब ये डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल नहीं होगा। फॉल बैक होके इस वाले डोमेन कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है, इस वाले डोमेन कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट चली गई। अब यहां पर क्या है, ये वाला डोमेन कंट्रोलर बिफोर डिमोट आप इसकी ऑडिट इनेबल करोगे, डीएनएस ऑडिट।
डीएनएस ऑडिट से आपको क्या पता चलेगा? कोई बता सकता है डीएनएस ऑडिट? कभी डीएनएस ऑडिट पे काम किया है? नहीं। ये है डिबग लॉग्स डीएनएस के, यहाँ पर आपको इनेबल करना होता है। जब आप इसको इनेबल करोगे तो ये सारे के सारे लॉग्स कैप्चर करेगा, ठीक है। बट ये मिलियंस में रिकॉर्ड्स होते हैं क्योंकि डोमेन कंट्रोलर के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं डीएनएस से रिलेटेड। तो ये मान लो यही डोमेन कंट्रोलर मैं डिकमीशन करना है, मुझे डिमोट करना है, तो यहाँ पर मैं इसको इनेबल करूंगा तो ये एक आपको फाइल देगी। उस फाइल में आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से वो रिक्वेस्ट आई थी, किस आईपी से वो रिक्वेस्ट आई थी। आप उस आईपी पे, उस मतलब वो क्लाइंट डिवाइस होगी जो भी रिक्वेस्ट भेजेगी, आप उस आईपी पे वो चेंज कर सकते हो। दूसरा, पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर यहाँ पे जाओगे आप, इवेंट व्यूअर में आप देखोगे कि यहाँ पर इवेंट एक डीएनएस के नाम से भी इवेंट बनता है, सॉरी फोल्डर बनेगा डीएनएस के नाम से। इवेंट का फोल्डर ये है, इवेंट डीएनएस का। यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट मिलेगी कि जैसे यहाँ पे अभी मैंने ये टेस्ट वाला एक बनाया था ना, उसका रिकॉर्ड बन गया। तो यहाँ पर भी आपको लॉगिन की रिक्वेस्ट मिलेंगी, बट इन इन लॉग्स को ना पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है, करेक्ट। इनको मतलब ये 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम ऑडिट वाले को इजी हो जाता है, बट उसमें भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है इसके अलावा? क्या है, जैसे आपकी कंपनी के पास या आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास सिम टूल हो। सिम टूल क्या होता है? सिम टूल इनके लॉग्स को पूरा कैप्चर कर लेगा अपने पास, और वो आपको एक्सेल बना के दे देगा उसकी, जिस टाइम पीरियड की चाहिए। तो एक्सेल में इजी हो जाता है फिल्टर करना, कौन सी रिक्वेस्ट है, क्या है, करेक्ट। तो आप सिम टूल जैसे होता है हमारा स्प्लंक हो गया, और सेंटिनल हो गया, इस टाइप के सिम टूल होते हैं। आवाज आ रही मेरी? यस, आ रही है। तो अभी आप क्या समझे हो? मतलब कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है मैंने क्या बताया? अ, आपने ये बताया इसमें मतलब कि डीएनएस ऑडिट में कोई भी जैसे कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आइडेंटिफाई करना है, या फिर कुछ डीएनएस का सेटअप है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस डीएनएस ऑडिट के थ्रू चेक कर सकते हैं। नहीं नहीं, शुरुआत से आप में से कोई बता सकता है कि मैंने अभी तक क्या बताया, ताकि मतलब ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आया नहीं आया वो एक क्लैरिटी लेना चाह रहा हूँ। शुरुआत से बता सकते हो आप कि मैंने मेरे क्या? हिसाब से आप डीएनएस में बताना चाह रहे हैं कि ऑडिट के थ्रू आपको ये देखना है कि मेरे पास कितने रिक्वेस्ट आ रही हैं हम्म। नहीं नहीं, मैं ये नहीं एलडेप्स। देखना चाह रहा हूँ। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, यहाँ पे शुरुआत से बताने का मतलब ये है कि आपको शुरुआत से ये बताना है कि मैं इस डोमेन कंट्रोलर को डिमोट करना है, ठीक है। अब इस डोमेन कंट्रोलर को डिमोट करने के लिए मेरे को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? पहला स्टेप्स ये हो गया, दूसरा स्टेप्स ये हो गया, तीसरा स्टेप्स ये हो गया, और इन स्टेप्स का मतलब क्या है जो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मैंने वो सारी चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुली डोमेन कंट्रोलर को डिमोट करना है। आपको नहीं पता इस डोमेन कंट्रोलर का आईपी एज अ डीएनएस कहाँ पे यूज हो रहा है, तब आपको बोला जा रहा है इस डोमेन कंट्रोलर को रिमूव करना इस इन्वायरमेंट से, ठीक है। ये है आपका टास्क, आपका मतलब ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि आप कोई डोमेन कंट्रोलर पूरे इन्वायरमेंट से हटा दो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे इश्यूज आ जाए, करेक्ट। यस, कुछ हाँ एप्लीकेशन भी डिपेंड कर बट रहा है। आपको ये सक्सेसफुली रिमूव करना है डोमेन कंट्रोलर विदाउट एनी इशू और विदाउट एनी इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हो सकता है आए, बट वो आप फॉल बैक के थ्रू उसको रिजॉल्व कर सकते हो। वो विद इन अ सेकेंड फॉल बैक होगा, यूजर को पता भी नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि हो सकता है कोई डिवाइस, हो सकता है यहाँ पे मान लो एक डिवाइस है, ये इसका प्राइमरी आईपी यूज कर रही हो,
बट इसका प्राइमरी आईपी एज अ डीएनएस यूज कर रही है। बट डीएनएस में हमेशा एक आईपी नहीं होता, दो आईपी होते हैं। एक प्रिफर्ड होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी। जैसे मेरे सिस्टम पे भी दो आईपी पड़े होंगे डीएनएस के, तुम्हारे सिस्टम पे भी कोई भी सिस्टम हो, हमेशा डीएनएस के दो आईपी होते हैं। सिस्टम का एक आईपी होगा, गेटवे एक होगा, सबनेट एक होगा, बट डीएनएस मिनिमम दो आईपी डाले जाते हैं, दो से ज्यादा डाल सकते हो। तो वो होता है फॉल बैक, डीएनएस फॉल बैक। ये पता है ना आप लोगों को? यस। दिखा देता हूं मैं। जैसे ये मेरा सिस्टम है, और मेरे सिस्टम में अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे दो ऑप्शन है, प्रिफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर। करेक्ट? अगर जस्ट सपोज, हाँ ओके, स्क्रीन नहीं शेयर है, हाँ। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक प्रिफर्ड डीएनएस है, दूसरा है अल्टरनेट डीएनएस। करेक्ट? यस करेक्ट। राइट। यहाँ पर आप जब आप प्रिफर्ड डालोगे, अल्टरनेट डालोगे, यहाँ पे दो से तीन चार भी आप डीएनएस डाल सकते हो। ठीक है? और यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो इन ऑर्डर ऑफ यूज। इन ऑर्डर ऑफ यूज का मतलब हो गया कि सबसे ऊपर वाला जो होगा वो प्रिफर्ड डीएनएस होगा, दूसरा जो नीचे होगा वो अल्टरनेट डीएनएस होगा, उसके नीचे और भी आप डीएनएस डाल सकते हो। इसका मतलब हो गया, अगर पहला डीएनएस ये रीचेबल नहीं है प्रिफर्ड वाला, तो ये क्या करेगा, फॉल बैक करेगा अल्टरनेट डीएनएस सर्वर के ऊपर। ये जो फॉल बैक होता है, ये विद इन अ सेकेंड होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? हो सकता है थोड़ा सा आपको इशू फेस, मतलब इशू नहीं फेस होगा, थोड़ा सा आपको स्लोनेस पता चलेगी, थोड़ी सी स्लोनेस। ठीक है? बट ये डिपेंड करता है कि आपका ये डीएनएस कितनी दूर होस्ट है, मतलब इस मशीन से, जो मेरी मशीन है उससे कितनी डिस्टेंस पे है। अगर पास में है, डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर मतलब पास में होगा या दूर होगा, उससे क्या, पास और दूर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? वो अच्छी साइट में जहाँ से वो सिस्टम ऑथेंटिकेट कर रहा है। देखो, पास और दूर का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि नेटवर्क में कितनी डिस्टेंस पे रखा है। नेटवर्क में ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा होगा, तो इसका मतलब जो आपका नेटवर्क का पैकेट है वो मल्टीपल जगह से गुजर के डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा। करेक्ट? तो वो टाइम लेता है उतना ही। अगर पास में रखा होगा तो डोमेन कंट्रोलर तुरंत इसको बता देगा, नहीं भाई मैं तो लाइव नहीं हूँ, तुम एक काम करो, इस वाले तुम्हारे पास जो अल्टरनेट है तुम उस पर स्विच फॉल बैक करो। मतलब ये बताएगा नहीं, काइंड ऑफ उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो एडवर्टाइजमेंट या उसको इंटरटेन नहीं करेगा तो वो फॉल बैक कर जाएगा दूसरे पे। तो वो जितनी जल्दी फॉल बैक करेगा, इतना इसका मतलब है उस डोमेन कंट्रोलर ने उसको रिस्पॉन्स दे दिया है कि मैं नहीं हूँ एक्टिव, तुम दूसरे के पास चले जाओ। करेक्ट? तो ये विद इन अ सेकेंड होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट हाँ, कभी कभी ये पता चल जाता है, अगर डिपेंड करता है वो डोमेन कंट्रोलर कितनी डिस्टेंस पे है उससे, या फिर आप नेटवर्क डिस्टेंस मानो उसको। ठीक है? तो नेटवर्क डिस्टेंस, अगर हम यहाँ पर प्रिफर्ड और अल्टरनेट देते हैं तो अल्टरनेट डीएनएस के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर दो आईपी हैं, अल्टरनेट वाला ये आईपी इसके पास चला गया। ठीक है? आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसके एसआरवी रिकॉर्ड्स डिलीट मार दिए, नेट लॉग ऑन सर्विस बंद कर दी। नेट लॉग ऑन सर्विस क्यों बंद करी और एसआरवी रिकॉर्ड क्यों डिलीट मारे, ये दोनों चीजों के आप बता सकते हो, तभी आप समझोगे। देखो, एसआरवी रिकॉर्ड का मतलब ही आप तभी समझोगे। और यहाँ पर अगर डीसी, एसआरबी रिकॉर्ड डिलीट मार देंगे और तो उससे क्या होगा कि कोई भी क्लाइंट ऑथेंटिकेट करने के लिए जाएगा तो उसको डीएनएस के थ्रू एसआरबी रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, तो वो फेल हो जाएगा, चाहे वो एलडेप से आए चाहे करोरोस से आए, तो वहां उसको हाँ मिलेंगे नहीं एसआरबी रिकॉर्ड। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर लोकेटर, देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में ये बताता है कि भाई मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, तुम ले सकते हो। वो सर्विसेज क्या हो सकती है, लॉगिन की हो सकती हैं, ग्लोबल कैटलॉग की सर्विसेज होती है। बट लोकेटर क्या काम क्या होता है, यहाँ पर दो रिकॉर्ड, ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये और दूसरी ये। ठीक है? फॉरगेट और सारी चीजों को, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे सारी इंपॉर्टेंट है,
बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके इस वाले इसके लिए वैसे पीयूष, आपने जो डीएनएस ऑडिट का बताया ना, वो इससे पहले वो हमें और ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि उसमें हमें और कितने अभी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं क्लाइंट, उसमें उसकी रिकॉर्ड वो मिलेंगे इसलिए हमें। मैंने बताया, देखो इसका स्टेप्स होता है, क्यों ऐसा किया मैंने, अगर इसलिए किया, रीजन क्या है कि इन्वायरमेंट आपका कितना बड़ा है वो मेरे को इन्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपके पास मिनट पर मिनट मिलियंस रिक्वेस्ट आ रही हैं, मिलियंस, ठीक है, तो आप उस डेटा को हैंडल नहीं कर पाओगे, कोई नहीं हैंडल कर पाएगा। उस डेटा में आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत डेटा होगा वो। डीएनएस के पास, जैसे मैं जिस इन्वायरमेंट में, हर इन्वायरमेंट में ज्यादातर अगर बड़ा, यहाँ पर अगर इतने डोमेन कंट्रोलर रखे हैं तो इसका मतलब वो साइट बहुत बड़ी होगी, करेक्ट। उसमें हो सकता है आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 से 3 लाख डिवाइसेस हों जो डोमेन में है, और प्लस रेस्ट डिवाइसेस और भी होंगी जिनको डीएनएस चाहिए, करेक्ट। तो जो आपके पास लॉक्स बनेंगे ना, वो बहुत हैवी साइज होगा। अगर वहां पर सिम टूल है, मैं यहाँ पर देखो, प्लस अगर सिम टूल है, सिम मतलब स्प्लंक टूल है, तो आप स्प्लंक के अंदर ये कैपेबिलिटी है हैंडल करना इतने बड़े डेटा को। स्प्लंक के थ्रू आप निकाल सकते हो कि कहाँ कहाँ से वो रिक्वेस्ट आ रही है। बट अगर आप इस रिक्वेस्ट को, इस डेटा को फिल्टर करना चाहते हो, क्योंकि ये पहले ही डोमेन कंट्रोलर है, उसके बाद दूसरा डोमेन कंट्रोलर भी हमें हटाना है, तीसरा भी हटाना है, चौथा भी हटाना है, पांचवा भी हटाना है, ठीक है, तब कैसे करोगे वो? तब हम स्प्लंक की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमने आधे से ज्यादा डेटा जो ना फिल्टर कर दिया है, सारी की सारी डिवाइसेस पे आईपी चेंज कर दिया है, ठीक है। ये एक्टिविटी जनरली करते क्यों है? मान लो आपको ये डोमेन कंट्रोलर हटाना है, ठीक है, ये हटा के यहाँ पर एक दूसरा डोमेन कंट्रोलर बनाना है, होगा डोमेन कंट्रोलर सेम, यही वाला डोमेन कंट्रोलर सेम यहाँ पर है, ठीक है, या फिर आपको ये डोमेन कंट्रोलर यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर डालना है। क्यों डालना है यहाँ पर? अगर आप यहाँ से ये डोमेन कंट्रोलर माइग्रेट करके यहाँ पर डाल लो, तो यहाँ पर मान लो ये जो आपका आईपी था, ये आईपी सबनेट था 10 सीरीज का, और ये वाला जो आईपी सबनेट है वो 172 सीरीज का है, ठीक है। तो आईपी चेंज हो गया, इसका मतलब है आईपी आपको हर जगह से डीएनएस का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये है आप डिमोट कर रहे होगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती कि आप माइग्रेट कर रहे हो फ्रॉम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। ये माइग्रेशन भी बहुत बार होते हैं, आप लोगों में से किसी ने किया है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डोमेन कंट्रोलर को माइग्रेट करना? या दूसरी नहीं। चीज, आप लोगों में से किसी ने, ये डोमेन कंट्रोलर है, इसका आईपी चेंज किया है? देखो यहाँ पर माइग्रेशन, डोमेन कंट्रोलर वहीं का वहीं रखा है, बट मैं माइग्रेट कहाँ कर रहा हूँ? सिर्फ आईपी इसका चेंज कर रहा हूँ। इसका आईपी पहले 10 था, अब इसका आईपी 172 कर दिया है। आपके आईपी पास तो अगर, चेंज हो आईपी तो चेंज हो जाता है, आप चेंज कर दो, वो थोड़े टाइम रिबूट कर दो उसको, थोड़ी देर बाद विद इन जो भी चेंजेस होंगे वो रेप्लिकेट हो जाएंगी विद इन द हाँ नेटवर्क। एग्जैक्टली, रिप्लिकेट हो जाएंगे, बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपने इसका आईपी तो चेंज कर दिया है, ठीक है, आपने इसका आईपी 10 से 172 सीरीज का कर दिया, बट जो एंड यूजर मशीन है उनके पास तो इसका आईपी 10 पड़ा हुआ है, राइट। ठीक है। तो ये है वो इम्पैक्ट, कंसर्न। ये इम्पैक्ट ही हमें निकालना है। देखो चेंज इतना बड़ा नहीं है, ये किया किस लिए जाता है? ये मान लो ये आपका नॉन सिक्योर जोन में था, ये 10 वाली सीरीज हमारी नॉन सिक्योर जोन है, हमने बनाई 172 सिक्योर जोन। जोन क्या होती है? नेटवर्क के ऊपर जोन्स बनती हैं। सिक्योर जोन में क्या है? ये अब जो लाइन मैंने खींची, ये आपकी पेरीमीटर फायरवॉल्स आ गई, पॉल ऑल्टो फायरवॉल है, चेक पॉइंट। अब यहाँ से जो भी ट्रैफिक इधर आएगा वो फिल्टर होके आएगा, मतलब सिर्फ एडी पोर्ट्स पे आएगा। पहले क्या हो रहा था, क्लाइंट डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर पा रहे थे, मतलब क्लाइंट कंप्यूटर कुछ भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या कैसे भी इन डोमेन कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में सारे के सारे कोई फायरवॉल नहीं है, सारे पोर्ट्स ओपन है, सब कुछ कनेक्टिविटी है, और मेंबर सर्वर्स भी होंगे बहुत सारे हमारे यहाँ पर, तो मेंबर सर्वर्स भी डोमेन कंट्रोलर को
इनकी भी कनेक्टिविटी है। तो इनको सिक्योर करने के लिए बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, अब इसको डोमेन कंट्रोलर्स को दूसरी जोन पे डाल रही हैं, जो सिक्योर जोन जिसको बोलते हैं। उसमें बीच में फायरवॉल आ जाएगी। फायरवॉल पे सिर्फ एडी पोर्ट्स ही अलाउ होंगे, कोई पोर्ट्स अलाउ ही नहीं होगा। जो भी ट्रैफिक इधर से उधर जाएगा सिर्फ एडी पोर्ट्स के बीच में ही जाएगा, और एडी पोर्ट्स में भी लिमिटेड पोर्ट्स ही अलाउ होंगे जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो रहे होंगे। अब ये सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर अभी एक पहुंचा इधर, फिर धीमे धीमे करके ये इसको भी लाएंगे इधर, इसको भी लाएंगे इधर, इसको भी लाएंगे, एक एक करके लाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक एक करके लाए जाते हैं। तो उससे पहले लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर होता है कि हमें ये जानना कि क्लाइंट मशीन पे डीएनएस क्या पड़ा हुआ, क्योंकि आईपी चेंज हो रहा है। और क्लाइंट मशीन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, आईपी तो पड़ा हुआ है डीएनएस का, करेक्ट? यस, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ और आईपी से ही आईपी कम्युनिकेट होता है, मतलब जो यहाँ पर आईपी पड़ा होगा 10, ये डीएनएस की रिक्वेस्ट इसी आईपी पे ही भेजेगा, ना कि 172 पे भेजेगा, करेक्ट? तो हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। चेंज कैसे करोगे? तो आपको चेंज एडवर्टीजमेंट से कर सकते हो, स्प्लंक से कर सकते हो कि इसके इस डोमेन कंट्रोलर का ट्रैफिक वेरीफाई किया कि भाई इसके डीएनएस पे कौन कौन सी रिक्वेस्ट, कौन कौन से मशीन्स भेज रही हैं इसको। लेकिन ये बहुत बड़ा फिल्टर आउट इसको पहले करना पड़ेगा। पहले आप इसको फिल्टर आउट किससे कर सकते हो? सबसे पहले डीएससीपी। डीएससीपी पे हम डीएनएस भी डालते हैं, करेक्ट? स्कोप के अंदर डीएनएस डिफाइन करते हैं, करेक्ट? राइट राइट। हाँ, तो पहले वो चेंज करोगे। वो आपने चेंज कर दिया, इसका मतलब आपने बहुत बड़ा चंक बदल दिया है। डीएससीपी मोस्टली जगह पे डीएससीपी ही यूज हो रहा होगा। अब उसके बाद जो स्टैटिक आईपी असाइन किए गए होंगे डीएनएस के, उनको आप आइडेंटिफाई करोगे। उनको आप स्प्लंक के थ्रू भी कर सकते हो, लॉग्स वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपके पास स्प्लंक नहीं है, ठीक है, स्प्लंक नहीं है, आप यहां से वेरीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ना इसकी एक साइज की लिमिट होती है, 45 MB समथिंग इसकी लिमिट होती है लॉग कैप्चर करने की। यहाँ पर अगर आप लॉग देखोगे विंडोज इवेंट में, आपको शायद ये जैसे हमारा डोमेन कंट्रोल इतना रनिंग नहीं है, तो यहाँ पर जो लास्ट लॉग है वो भी 9/2/2025, मतलब 2 नवंबर के लॉग्स हैं। ठीक है, तो इसमें 1 महीने से ज्यादा या इससे ज्यादा के लॉग्स आपको मिलेंगे नहीं, करेक्ट? और इसका लॉक साइज भी होता है। इसमें 1 महीने के लिए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एजेंट मतलब क्लाइंट मशीन नहीं है। अगर यहाँ पर क्लाइंट मशीन हमारे पास थाउजेंड्स होती तो हो सकता है इसमें 2 या 3 घंटे के ही लॉक्स होते हैं, हो सकता है उससे भी कम होते हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ, क्योंकि इसका साइज डिफाइन है। आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बट उसमें ना प्रॉपर लॉक्स आते नहीं है। बट हाँ, कितना साइज बढ़ा सकते हो उसकी भी 45 मतलब 500 MB के आसपास का कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसका साइज डिफाइन है। उससे ज्यादा आप लॉक्स इसमें कैप्चर कर नहीं सकते हो। इसलिए स्प्लंक और सेंटिनल टाइप के टूल्स मार्केट में आए, क्योंकि ये कैप्चर भी करते हैं और रिपोर्ट भी प्रॉपर बना के देते हैं। अगर आपके पास ये दोनों टूल नहीं है तो आप एसआरबी सर्विस इसकी स्टॉप करो। पहला डोमेन कंट्रोलर है, एसआरबी सर्विस स्टॉप करो। नेट लॉगन स्टॉप कर दो। नेट लॉगन आपने देख लिया कि क्यों स्टॉप करना चाहिए, अदरवाइज एसआरबी रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। फिर आप नेट लॉगऑन को ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ब्लॉक कर सकते हो कि कोई मैनुअली उसको रिस्टार्ट ना करे। अगर स्टार्ट करे मैनुअली तो वो स्टॉप हो जाए, ग्रुप पॉलिसी। क्योंकि ये आप यहाँ पर नेट लॉगन को मैनुअली करने जा रहे हो, नेट लॉगन को मैनुअली करोगे। बट अब मान लो कि मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी टीम में कोई दूसरा बंदा है जिसने देखा नेट लॉगन, सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, उसने देखा अरे नेट लॉगन बंद है, उसने गलती से ही क्लिक कर दिया, नहीं स्टार्ट होनी चाहिए ये, तो आपका तो काम हो गया, करेक्ट? तो ये सारी चीजें ना ग्रुप पॉलिसी से बंद होनी चाहिए। नेट लॉगऑन यहाँ से ग्रुप पॉलिसी में आसानी से बंद कर सकते हैं हम इसको। तो ये तरीका है एक सर्वर को डिमोट करने का सक्सेसफुली। पहले ये वाले डोमेन कंट्रोलर पे करेंगे, इसकी डिपेंडेंसी जानेंगे कि हाँ ये नेटवर्क में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसको रेक्टिफाई करेंगे। फिर इस वाले डोमेन कंट्रोलर पे आएंगे। बट मीनवाइल
इस वाला जो डोमेन कंट्रोलर जब हमने इसको यहाँ से यहाँ माइग्रेट किया, 172 का आईपी दिया है, तो हम ये 172 का आईपी डीएससीपी वाली टीम को देंगे कि ये तुम भैया स्कोप में डाल के सबको रिप्लिकेट कर दो। जो स्टैटिक आईपी, जो जहाँ जहाँ पे डीएनएस स्टैटिक होगा, उसको भी हम 172 से 10 को 172 से रिप्लेस करते जाएंगे तुरंत। ठीक है, 172 से रिप्लेस करेंगे। अब मान लो कोई बीच में ऐसी डिवाइस भी होगी जिसपे स्टैटिक 172 पड़ा है प्राइमरी, और सेकेंडरी पड़ा है 10 सीरीज का, 10 सीरीज का इस वाले लास्ट वाले डोमेन कंट्रोलर का आईपी। तो आपका मतलब ये बिल्कुल भी प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सब लोग समझे आप लोग या नहीं समझे? यस, समझ हाँ तो ये ना माइग्रेशन एक्टिविटी होती है, और ये काफी इसको हम डीसी सेग्रीगेशन बोलते हैं, या डीसी डिमोड भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिमोड भी कर रहे हैं डोमेन कंट्रोलर की डिपेंडेंसी, मतलब उनको लगता है कि 4 ही डोमेन कंट्रोलर सफिशिएंट है, ठीक है, या 3 सफिशिएंट हैं, 2 हटा दो। तो इसमें भी हम ये ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। माइग्रेट भी करना हो माइग्रेट भी कर सकते हो, मतलब ये काइंड ऑफ ऐसे ही ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। अगर आपके पास स्प्लंक नहीं है तो आप एसआरवी रिकॉर्ड्स, तो इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होगे लोकेटर एसआरवी रिकॉर्ड्स। ठीक है, एसआरवी रिकॉर्ड्स का जो काम है वो लोकेट करना भी है, मैंने ये बताया भी था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई डोमेन कंट्रोलर लोकेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसके एसआरवी रिकॉर्ड मिसिंग है। यहाँ पर आपको यही एरर आती रहेगी जब आप इसके एसआरवी रिकॉर्ड किसी डोमेन कंट्रोलर के डिलीट मार दोगे, तो यही एरर आएगी। ठीक है, यस। मतलब वो क्लाइंट मशीन उस डोमेन कंट्रोलर को लोकेट नहीं कर पाएगी। जब लोकेट नहीं कर पाएगी तो उसके पास कोई रिक्वेस्ट भेजेगी नहीं। अब अगर तब भी रिक्वेस्ट आती है उसके पास, इसका मतलब है वो स्टैटिक रिकॉर्ड उस मशीन के अंदर पड़ा है। समझे लॉजिक? समझे यार इसका? यस जो मैंने लास्ट लाइन बोली है ना, वो वो मुझे नहीं लगता। देखो, यहाँ पर ये मशीन लोकेट करेगी अपने डोमेन कंट्रोलर को, ठीक है, थ्रू एसआरवी रिकॉर्ड। अगर मैंने एसआरवी रिकॉर्ड डिलीट मार दिए इस डोमेन कंट्रोलर के, तब भी ये मशीन इसको रिक्वेस्ट भेज रही है, तब भी ये मशीन जबरदस्ती इसको रिक्वेस्ट भेज रही है। इसका मतलब है इसके पास स्टैटिक डीएनएस पड़े हुए हैं। ठीक है, स्टैटिक डीएनएस पड़ा हुआ है या एलडेप कॉन्फ़िगर है। ठीक है, एलडेप भी हो सकता है, एलडेप क्योंकि स्टैटिक एलडेप भी हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, खुद से कॉन्फ़िगर करते हैं। करेक्ट, एलडेप में हम पूरी डिटेल डालते हैं इस डोमेन कंट्रोलर की। तो ये या तो इस मशीन के ऊपर अगर ये तब भी भेज रही है तो ये 2 तरीके हो सकते हैं, या फिर इस मशीन के ऊपर कोई एप्लीकेशन पड़ा है जिसके ऊपर एलडेप कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो ये तरीका होता है आइडेंटिफाई करना। वैसे यहाँ पर जो आपको लॉग्स मिलेंगे इसके, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एच एच रिक्वेस्ट है, या एच रिक्वेस्ट का मतलब समझिए क्या हो गया, होस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, या फिर ये एलडेप रिक्वेस्ट है। यहाँ पे लॉग्स में वेरीफाई आप कर सकते हो, जो ऑडिट लॉग्स होंगे या इवेंट लॉग्स होंगे उनमें आप देख सकते हो। ऑडिट और इवेंट एसआरवी रिकॉर्ड डिलीट करने का मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि उनको फिल्टर आउट करना, लॉग्स को कम से कम लॉग्स आए मेरे पास तो मैं इजीली ट्रैक कर सकता हूँ मशीन्स को। ठीक है, इसके एवज में क्या हम पावर ऑफ नहीं कर सकते उस डीसी को जिसको हमें डिमोट करना है? यार अगर आप उसको डिमोट करोगे, सॉरी पावर ऑफ कर दोगे, आपको नहीं पता कितने कंप्यूटर इसके पास रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कितने डोमेन कितने क्लाइंट मशीन। उससे क्या होगा कि आपके यहाँ मान लो 1000 भेज रहे हैं, ठीक है, 1000 मतलब यूज कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर पे इम्पैक्ट आ जाए, सॉरी क्लाइंट मशीन इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, तो इम्पैक्ट आ जाएगा। इम्पैक्ट इन द सेंस फॉल बैक काम करेगा। मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अभी इम्पैक्ट ही टेस्ट कर रहे हैं और बाय डिलीटिंग एसआरबी एंड डिसेबलिंग नेट लॉगिन, तो क्या हम्म। हम
अब हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम ये डिलीट करें या फिर ये करें, तो उसके एवज में हम इसको पावर ऑफ कर देते हैं डीसी को, फिर देखते हैं किस किस को इम्पैक्ट हो रहा है। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ओके। देखो ये जो तुम तरीका यूज कर रहे हो इसमें क्या है, इसमें कुछ टिकट्स आएंगी तुम्हारे पास जहाँ पे स्टैटिक एलडेप कॉन्फ़िगर होगा, वो रिक्वेस्ट आएंगी। ठीक है, ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इसको भी आप कर सकते हो कि आपने शट डाउन कर दिया 2 दिन के लिए, आपकी जो जो डिवाइसेस हैं इम्पैक्ट वाली उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उनके ऊपर डीएनएस चेंज कर दिया, वो भी तरीका कर सकते हो। ओके। ठीक है, बट ये भी एक तरीका है। ये तरीका क्या है, इसमें आप कंसेप्ट यूज कर रहे हो एसआरवी का। ठीक है, एसआरवी के कंसेप्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, तरीका दोनों ही सही है, जो आप तरीका बता रहे हो उसमें थोड़े से बस इम्पैक्ट हमारे पास थोड़े ज्यादा टिकट्स आएंगे, इसमें कम टिकट्स आएंगे, बस इतना है। ठीक है, मतलब ये विदाउट इम्पैक्ट अगर आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, नोटेड। हाँ, बस इम्पॉर्टेंट चीज ये है कंसेप्ट, कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि नेट लॉग ऑन जो सर्विसेज है वो हमारी किस लिए यूज कर रहे हैं हम, और एसआरवी रिकॉर्ड का फंडा क्या है, डिलीट करने से फायदा क्या मिलेगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है समझना। समझ रहे हो, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू हमें ये लर्निंग हुई कि एसआरवी रिकॉर्ड्स का पर्पस क्या है और नेट लॉगन का काम क्या है। अगर रिकॉर्ड डिलीट होते हैं तो हम नेट लॉगन सर्विस अगर रन करते हैं तो वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर और भी ये टेस्ट परफॉर्म करता है डीसी डेक। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर एफआरएस ये एफआरएस वाला लेगेसी के लिए होता था, यहाँ पे लिखा भी है। तो आप यहाँ पर मैंने इसका रीजन भी लिखा है कि अगर ये फेल होता है तो क्या रीजन हो सकते हैं। टेस्ट अगर ये फेल होता है, जस्ट सपोज मान लो कोई भी सर्विस स्टॉप है, तो इसका मतलब वो सर्विस स्टॉप है अगर उसको सर्विस प्रॉपर नहीं चल रही है या डिपेंडेंसी है सर्विस के ऊपर, जैसे एडी की सर्विसेज है, एडीडीएस सर्विस, वो डिपेंडेंट रहती है अदर सर्विसेज के ऊपर, जैसे ये हमारी है, तो यहाँ पे आओगे डिपेंडेंसी, तो द फॉलोइंग डिपेंडेंट ऑन दिस सर्विस। ठीक है, तो ये जैसे हमारी डीएनएस सर्विस है, डीएफएस सर्विस है, इंटरसाइट सर्विस है, करबरोस सर्विस है, तो ये डिपेंडेंट है एक्टिव डायरेक्टरी या एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस, इनके ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपकी डीएनएस सर्विस रन नहीं कर रही होगी तो एडीडीएस सर्विस भी आपकी रन नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई ये? हाँ जी। अगर आप डीएनएस सर्विस जस्ट सपोज मान लो हम बंद भी कर देते हैं तो एडीडीएस सर्विस अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये आप ट्राई खुद से करो, मतलब इसको खुद से ट्राई करो, खुद से प्रैक्टिकल करो, और एसआरवी रिकॉर्ड खुद से डिलीट मारो। अगर आपके पास लैब है तो आप देख सकते हो उसको करके खुद ही। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, तो जैसे डीसी डेक के साथ में मल्टीपल ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ये 30 टेस्ट परफॉर्म करता है, अराउंड 30। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेडी मास्टर भी चेक करता है, ये रिप्लिकेशन भी चेक करता है, टोपोलॉजी भी चेक करता है। तो ये काफ़ी अच्छी कमांड है। आप इस कमांड को मतलब मेरा यही सजेशन है कि आप जो यहाँ पर जितने भी ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा है सबको आप एक बार देखो और ट्राई करो इनको पूरा पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ये मैं एक्सेल तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, और इसको लेकिन शेयर करने से अच्छा आप इसको पहले पढ़ भी लो
कि ये करता क्या है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो मैंने जिनका लिखा नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिनका कोई रिलेवेंट है, बट आप एज अ इंटरव्यू और ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि करता क्या है। ठीक है, अब इस कमांड को हम टेस्ट के साथ में यूज कर सकते हैं। टेस्ट डीएनएस, अगर मैं यहाँ पर डीएनएस लिख देता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ डीएनएस को ही टेस्ट करेगा और सारी चीज़ों को स्किप कर देगा। मतलब जस्ट सपोज एडवर्टीजमेंट, चेक ये सारी की चीज़ें, कनेक्टिविटी, इन सबको टेस्ट को स्किप करके सिर्फ डीएनएस के टेस्ट को रन करेगा। ठीक है, हेलो। ओके ओके। यस। मतलब ये आपने रन किया ना टेस्ट? हाँ, ये टेस्ट के साथ कर रखा है डीएनएस पर। ओके, रेप्लिकेशन भी होता है इसमें, डीएनएस भी चेक कर सकते हैं। तो आपके पास अगर लैब है तो आप लोग ना इसको, अगर लैब है तो अच्छी बात है, आप इसको पूरा इस कमांड को रन करो, आप अपने इन्वायरमेंट में इसको समझो इस कमांड को, क्योंकि इस पे हाँ, आप लैब ही है उसी, जितना टाइम लैब आप ही है इस उसी पर करते हैं। हाँ जी। हाँ, जितना टाइम आप इस कमांड पे एक्सपेंड करोगे ना उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। और फ्रेंकली बताऊं, ये मतलब किसी मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है इस कमांड के बारे में। हम थ्योरी व्योरी सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पार्ट सही है, बट आपको अगर ट्रबल शूटिंग नहीं आती है ना तो फिर सही नहीं हो। आपको ट्रबल शूटिंग भी आनी चाहिए, और ट्रबल शूटिंग के लिए आप जितना फैमिलियर हो गए इस कमांड के बारे में या रेप एडमिन कमांड, और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको रेप कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कमांड्स क्या करती है। जैसे एक कमांड लेता हूं मैं, दोनों में से डिफरेंस बताना, एनएस लुकअप और टेलनेट, दोनों कमांड का डिफरेंस क्या है, दोनों कमांड को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कोई बता सकता है? टेलनेट को तो हम पोर्ट वगैरह चेक करने के लिए यूज करते हैं, कनेक्टिविटी के हम्म लिए। हम्म और एनएस लुकअप को हम डीएनएस लुकअप के लिए चेक करते हैं, हम्म। रिकॉर्ड्स को। जैसे अब एक सिनेरियो बेस, ये तो आपने डेफिनेशन बता दी, अब मैं एक सिनेरियो बेस क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें बताना है कौन सी कमांड हम यूज करेंगे। जस्ट सपोज एक यूजर बोलता है कि मैं google.com ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? एनएस लुकअप करके देखेंगे सबसे पहले तो। ओके, एनएस लुकअप में वो रिजॉल्व नहीं हुआ, एनएस लुकअप में रिजॉल्व नहीं हुआ। तब आप कौन सी कमांड यूज करोगे? टेलनेट। किसको एनएस हाँ लुकअप जी, करो, मतलब टेलनेट किसको करोगे? गूगल को, कि फोर्ट नंबर गूगल को। 53 पे रीचेबल है या नहीं है, या फिर आप गूगल को नहीं करोगे, या फिर आप अपने डोमेन कंट्रोलर को करोगे, जो भी आपका डोमेन कंट्रोलर का क्यों करोगे? क्योंकि मान लो, मेरा नेट, गूगल भी तो मेरा डीएनएस ही चलाएगा। नहीं नहीं, देखो तो मान लो डोमेन कंट्रोलर पे डीएनएस। ये आपका क्लाइंट मशीन है, ये आपका डोमेन कंट्रोलर है, और भी मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर होंगे आपके एनवायरनमेंट में, बट यहाँ पर जो प्राइमरी डीएनएस कॉन्फ़िगर है फीफर डीएनएस, ठीक है, आपने एनएस लुकअप किया google.com। अब इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर दो सेटिंग्स होती हैं, मान लो यही है डोमेन कंट्रोलर हमारा वो, ठीक है। अगर आप डीएनएस में जाओगे, डीएनएस की हायरार्की देखोगे, डीएनएस में क्या काम होता है, ये है डीएनएस, ठीक है। इस डीएनएस में जो इंटरनल वाली चीजें होती हैं वो यहाँ से रिजॉल्व होती है। इंटरनल का मतलब हो गया जो डोमेन्स इस डीएनएस में कॉन्फ़िगर हैं, जैसे यहाँ पे xyz.com, test.com, microsoft.com, अगर इनसे रिलेटेड ट्रैफिक होगा डीएनएस का तो वो यहीं पे रिजॉल्व हो जाएगी। अगर इनसे रिलेटेड नहीं होगा तो वो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ के कहाँ जाएगी? कंडीशनल फॉरवर्डर के पास आएगी। कंडीशनल फॉरवर्डर पे अगर google.com का, जैसे यहाँ फॉरवर्डर बना हुआ है india.com,
वैसे ही अगर google.com का फॉरवर्डर बना होगा तो आप उसका आईपी चेक करोगे। अगर यहाँ पर नहीं बना हुआ है तो आप उसके बाद कहाँ जाओगे, कोई बता सकता है? फॉरवर्डर। हाँ, उसके बाद वो रिक्वेस्ट जाती है फॉरवर्डर के पास। फॉरवर्डर। ये स्टेप है जो मैंने बताया ना, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलता है। पहले ये यहाँ पर वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद फॉरवर्डर पे आएगा। फॉरवर्डर पे आने के बाद यहाँ पर फॉरवर्डर पे ये जैसे 8.8.8 पड़ा हुआ है, ये किसका है? डीएनएस है, गूगल का। तो इस डीएनएस के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी। जस्ट सपोज मान लो यहाँ पर किसी ने फॉरवर्डर डाले ही नहीं है। यहाँ पर फॉरवर्डर अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फॉरवर्डर डिलीट किया, ये भी फॉरवर्डर डिलीट किया, यहाँ पर कोई फॉरवर्डर ही नहीं पड़ा, अब क्या होगा? अब रिक्वेस्ट बाहर वो नहीं ट्रेंड के जाएगी पास जाएगा, क्योंकि रूट एंड भी इनेबल नहीं है। रिन्यूअल नहीं है तो हाँ, इसलिए नहीं जाएगा। यहाँ पर अभी जनरली क्या होती है, ये वाला ऑप्शन टिक होता है, ठीक है, ये ऑप्शन टिक होता है, यहाँ से ये ऑप्शन हटा हुआ है, तो रिक्वेस्ट बाहर नहीं जाएगी। किसकी रिक्वेस्ट बाहर नहीं जाएगी? google.com की बाहर नहीं जाएगी। बट अगर india.com की रिक्वेस्ट होगी तो बाहर चली जाएगी, क्योंकि india.com पे मैंने बाहर का आईपी डाल रखा है, करेक्ट। Yes. करेक्ट। बट गूगल की नहीं जाएगी। ये है डिफरेंस किसका? कंडीशनल फॉरवर्डर और फॉरवर्डर का, यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या हो गया, कोई बता सकता है? मैंने डिफरेंस इन दोनों के बीच में अगर कोई पूछता है, फॉरवर्डर और कंडीशनल फॉरवर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है? कंडीशनल फॉरवर्डर में वो पर्टिकुलर डोमेन के साथ कॉन्फ़िगर होता है और फॉरवर्डर में वो रिक्वेस्ट को डीएनएस सर्वर के पास भेजता है। देखो, मैंने वही बोला कि अगर इंडिया की रिक्वेस्ट होगी तो यहाँ से निकल जाएगी india.com। अगर गूगल की रिक्वेस्ट होगी तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि गूगल यहाँ पे है ही नहीं, इस पूरे कंसोल में google.com कहीं नहीं लिखा है। तो google.com एज अ ट्रीट क्या किया जाएगा यहाँ पर कि एक्सेप्ट india.com का जो भी ट्रैफिक होगा वो सारा का सारा फॉरवर्डर पे आएगा, करेक्ट। india.com का जो ट्रैफिक होगा वो कंडीशनल फॉरवर्डर से निकल जाएगा बाहर। अब कंडीशनल फॉरवर्डर हमारा जो काम करता है, पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड डोमेन के, जो भी वहां पर डोमेन कॉन्फ़िगर होते हैं उनके बिहाफ पर काम करता है। बट जो फॉरवर्डर होता है काइंड ऑफ, उसका काम होता है फॉरवर्ड करना, उसका डोमेन के हिसाब से काम नहीं करता है। वो सिर्फ उठाएगा ट्रैफिक और जो नेक्स्ट हॉप है, यहाँ पर नेक्स्ट हॉप होगा उसके पास फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। Yes. यहाँ पर कोई कंडीशन लगी नहीं है फॉरवर्ड करने के लिए, इसलिए फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि ये india.com पे फॉरवर्ड करेगा, तो ये कंडीशनल फॉरवर्डर हो गया। अगर दूसरे मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए, अगर आंसर आपको देना है तो यहाँ पर रूट हिंट सर्वर हमारे हैं कॉन्फ़िगर। ये रूट हिंट सर्वर्स 13 सर्वर्स होते हैं रूट हिंट, और ये अभी काम नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर इस डोमेन कंट्रोलर के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर ये ऑप्शन टिक नहीं है। लिखा क्या है यहाँ पर? अगर फॉरवर्डर नहीं अवेलेबल है देन रूट हिंट सर्वर को यूज किया जाए। तो अभी इस ऑप्शन पे टिक नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट रूट हिंट सर्वर के पास नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर google.com रिजॉल्व नहीं होगा इस इन्वायरमेंट में। अगर मैं google.com खोलूं तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर गूगल फॉरवर्डर में 8.8 डाल दूंगा तो google.com चल जाएगा अपने आप। चल गया, ठीक है। Yes. तो यहाँ पर जस्ट सपोज मान लो ये आपने एनएस लुकअप किया और एनएस लुकअप में ये डीएनएस रिजॉल्व नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? टेलनेट करोगे, किसको करोगे? इस डोमेन कंट्रोलर को 53 पे, ठीक है। आप इस डोमेन कंट्रोलर तक रीच कर पा रहे हो, इस डोमेन कंट्रोलर पर रीच कर पा रहे हो 53 पोर्ट के यूजिंग, तो इसका मतलब जो बीच में फायरवॉल है उसके ऊपर ये 53 का पोर्ट ओपन है, आप इस डोमेन कंट्रोलर तक रीच कर पा रहे हो। क्या अब ये डोमेन कंट्रोलर तुम्हारे
आईएसपी या पब्लिक डीएनएस पे रीच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो आपको चेक करना है। यहाँ पर हमने वही किया था, हमने हटा दिया था, देन कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, तो ये ट्रबल शूटिंग का स्टेप हो जाएगी। आप यहाँ पर कैसे चेक करोगे कि आप यहाँ तक ये 8.8 पे पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो सकता है यहाँ पे भी कोई फायरवॉल लगी हो, कोई भरोसा नहीं। बहुत सारे एनवायरनमेंट में ऐसा भी होता है, डोमेन कंट्रोलर के बाद और आपके आईएसपी के बीच में भी फायरवॉल होती है, 100% है, फायरवॉल होगी ही, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर हमारा एक्सपोज नहीं होता है पब्लिकली। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेलनेट करोगे, इस डोमेन कंट्रोलर पे जाके टेलनेट करोगे। किसको करोगे टेलनेट, किसको टेलनेट करोगे? 8.8 को। ठीक है, अगर आप टेलनेट नहीं करना चाहते हो तो एक दूसरा और तरीका है। जैसे ही आप यहाँ पर देखना रूट हैंड फॉरवर्डर पे, जैसे ही मैं एक आईपी डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आईपी डालता हूँ 2.2.2.2, हाँ, ये खा लीजिए। हाँ 2.2, ठीक है, तो ये 2.2 डाला मैंने। ये क्या कर रहा है, अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व। इसका मतलब है या तो ये डीएनएस सर्वर नहीं है, यहां से जो रिक्वेस्ट गई है इस 2.2.2 पे वो 53 की रिक्वेस्ट गई है, या तो ये डीएनएस सर्वर नहीं है इसलिए रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, या ये वैलिड आईपी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म हो गया 2.2 वैलिड आईपी नहीं है फॉर डीएनएस। ठीक है, तो और 4.4.4, ठीक है, ये टेलनेट ही है जो मैं कर रहा हूँ ना, ये टेलनेट है काइंड ऑफ, ये टेलनेट ही कर रहा है। यहाँ पे 53 को से टेलनेट कर रहा है 4.4.4.4। अगर आपने देखा 8.8.8 ऐड किया तो तुरंत ऐड हो गया। ठीक है, और ओके भी हो गया। इसका मतलब है इस डोमेन कंट्रोलर से 53 का पोर्ट ओपन है फॉर दिस डोमेन, फॉर दिस डीएनएस सर्वर। ठीक है भाई, ये क्लियर है ना? तो आपको टेलनेट परफॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है, ये कंसोल ही टेलनेट डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नहीं। किसी का कोई? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। नेक्स्ट वीक। अब अगर आपका कोई भी टॉपिक आपको अगर लग रहा है डिस्कस करने के लिए इस सेशन में, तो आप बता दो मेरे को, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसी को डिस्कस कर लेंगे। या फिर मैं अब नेक्स्ट में कोई क्या जैसे एलडेप क्वेरी होती है उनको पर्टिकुलर कैसे ट्रैक करना है डीसी पर, तो अगर ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, थैंक ठीक यू। है, ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गुड Yeah, नाइट, thank you. Thank you. Bye. Good night. Thank you, गुड please. नाइट, थैंक यू। बाय।